जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पोषक तत्व के बारे में चर्चा कर रहे थे और कल हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको मैंने सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताई थी वो ये थी कि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है दोस्तों? तुरंत हमें एनर्जी प्रदान करता है। और अगर हमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो हम वसा का सेवन करेंगे। प्रोटीन मानव शरीर में क्या करता है? कोशिकाओं अर्थात टिश्यू को मरम्मत करने का कार्य करता है। और खनिज, जल, फाइबर की बात करें दोस्तों, तो ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, जो जिन्हें हम उपापचयी क्रियाएं कहते हैं, उनको निर्धारित करने का काम करते हैं। हमने यहाँ तक की चर्चा कर ली थी। इसके साथ साथ दोस्तों हमने संतुलित भोजन किसे कहते हैं इसके बारे में चर्चा की। व्यक्ति को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सब चीजें लेनी चाहिए, यहाँ तक हम चर्चा कर चुके थे। फिर दोस्तों हमने कार्बोहाइड्रेट के प्रकार के बारे में चर्चा की थी कि कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने प्रकार होते हैं। तो कल हमने 3 प्रकार के बारे में चर्चा की थी, जिसे हम कहते हैं मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड से तात्पर्य दोस्तों ये है कि जहां पर एक अणु मिलकर किसी एक श्रृंखला का निर्माण करता है उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। डाइसेकेराइड जिसे हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से भी जानते हैं। जो दोस्तों आपके सामने ये जो यहाँ पर डाइसेकेराइड लिखा हुआ है इसे हम ओलिगोसेकेराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम ओलिगोसेकेराइड के नाम से जानते हैं। इसका एक दूसरा नाम है ओलिगोसेकेराइड। तो दोस्तों जो ओलिगोसेकेराइड है, यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुल कितने अणु मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 से लेकर 9 अणु मिलेंगे। जब 2 से लेकर 9 अणु आपस में मध्य श्रृंखला बनाते हैं तो इस श्रृंखला को हम कहते हैं आपके डाइसेकेराइड की श्रृंखला। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम डाइसेकेराइड की श्रृंखला के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों हमने चर्चा की थी आपके पॉलीसेकेराइड के बारे में। पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं? जहां पर 10 से ज्यादा 10 से ज्यादा और लाखों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में जो अणु आपस में मिलकर एक श्रृंखला बनाते हैं उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इवन कल हमने यहां तक चर्चा कर ली थी दोस्तों कि जो आपका पॉलीसेकेराइड है वो जब टूटेगा तो किसमें टूटेगा? मोनोसेकेराइड में ही टूटेगा। जब डाइसेकेराइड टूटेगा तो ये मोनोसेकेराइड में ही टूटेगा। और हमने कल चर्चा की थी कि इसीलिए मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्लूकोज जो है ये आपको क्या करता है? तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेट में ही कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, कार्बोहाइड्रेट के अंतर्गत आता है। और ये मोनोसेकेराइड श्रृंखला के अंतर्गत सबसे जल्दी एक एकल श्रृंखला है जो हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करती है। यहाँ तक दोस्तों हमने चर्चा कर ली थी। आइए आज हमें मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के एक एक विषय के बारे में चर्चा करनी है, एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करनी है। ठीक है, चलें दोस्तों। अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आज हमें पढ़ना है मोनोसेकेराइड। किसके बारे में दोस्तों चर्चा करनी है? मोनोसेकेराइड के बारे में चर्चा करनी है। सबसे पहले जो हमें इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करनी है कि मोनोसेकेराइड आखिर किसका हिस्सा है। आप कह रहे हैं कि सर लाइव क्लासेस नहीं चल रही। क्लासेस चल तो रही है, लाइव हो तो गई है दोस्तों। जिनको भी कई बार क्लासेस नहीं दिखती ना, एक बार एप्लीकेशन को वापस बंद करके वापस आ जाया करिए, जिससे चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। कई बार ऐसा हो जाता है, इशू हो जाता है कई बार, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। वापस से एप्लीकेशन को बंद करके चालू कर लेंगे ना तो आपको क्लासेस लाइव दिख जाएंगी। ठीक है, तो बार बार आपको मैसेज कमेंट नहीं करना है, मैं आपकी क्लासेस रेगुलर देख पा रहा हूँ। जिनको भी कभी समस्याएं होती हैं, कुछ नहीं करना है, आपको क्लासेस से बाहर चले जाना है, एप्लीकेशन को बंद करके वापस से एप्लीकेशन में आकर क्लासेस को लाइव कर लेना है। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। हम सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं मोनोसेकेराइड के बारे में। तो सबसे पहले मोनोसेकेराइड के बारे में जान लेते हैं क्या है। देखिए दोस्तों, जो मोनोसेकेराइड है ये क्या है? तो मैंने कल आपको सबसे पहले बताया था कि मोनोसेकेराइड क्या है। तो सबसे पहले आप इसमें कहेंगे कि सर एक ऐसी श्रृंखला, एक ऐसी श्रृंखला जो कितने अणु से मिलकर बनी है? जो एक अणु से मिलकर बनी है, जो एक अणु से मिलकर बनी है। कितने अणु से मिलकर बनी है? एक अणु से मिलकर बनी है, पहली बात। तो मोनोसेकेराइड उसे कहेंगे जो केवल एक अणु से मिलकर बनी हुई श्रृंखला होगी। अब देखिए दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम रूप क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरलतम
रूप मोनोसेकेराइड है। क्या है दोस्तों? मोनोसेकेराइड। ठीक, पहली बात। तो तीसरा रीजन, मोनोसेकेराइड की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं ना, मोनोसेकेराइड में क्या क्या रखा जाता है, तो कल मैंने आपको बताया था कि मोनोसेकेराइड में हम सबसे पहले किसको रखेंगे? ग्लूकोज को रखेंगे। किसको रखेंगे? ग्लूकोज को रखेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं मोनोसेकेराइड के बारे में, तो यहाँ पर हम फ्रक्टोज को रखेंगे। किसको रखेंगे? फ्रक्टोज को रखेंगे। यहाँ पर हम गैलेक्टोज को रखेंगे। किसको रखेंगे? गैलेक्टोज को रखेंगे। और यहीं पर दोस्तों हम डीएनए और आरएनए की श्रृंखला को भी रखेंगे। किसको रखेंगे? डीएनए और आरएनए की श्रृंखला को भी रखेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और डीएनए आरएनए की श्रृंखला जिसे हम डीऑक्सी अर्थात राइबोज शर्करा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। तो ये मोनोसेकेराइड है। आज हमें दोस्तों एक एक चीजों में अध्ययन करना है, जैसे ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, गैलेक्टोज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब चीजें लिखी हुई हैं, इसको आप रीड कर लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइए, सबसे पहले दोस्तों आज हम ग्लूकोज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि ग्लूकोज का कई बार एग्जाम में फॉर्मूला पूछ लेते हैं कि भैया ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है। तो दोस्तों इसका रासायनिक जो फॉर्मूला है सबको पता होना चाहिए, C6H12O6। क्या फॉर्मूला है? C6H12O6 का फॉर्मूला है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज किसका हिस्सा है? तो ये कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट में किसका हिस्सा है? तो कार्बोहाइड्रेट में ये मोनोसेकेराइड का हिस्सा है। ये हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं, जैसे एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से सबसे सरल शर्करा कौन है? सबसे सरलतम, तो सबसे सरल शर्करा ग्लूकोज को कही जाती है। किसको कही जाती है? ग्लूकोज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को कहा जाता है। ठीक है, एक बात और याद रखिएगा, कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, देखिए मैं आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज बताने वाला हूँ वो क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं आप लोग से हमेशा एक बात कहता हूँ, कॉपी पेन लेकर बैठा करिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता रहता हूँ। हो सकता है पीडीएफ में ना लिखी हूँ, पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो मैं चीजें बताता हूँ वो पीडीएफ में हो। पर आपका जीवन कर्तव्य है कि आप इसको कॉपी में नोट डाउन करें। देखिए, जो ग्लूकोज है ना, ये एकमात्र ऐसी शर्करा है जो किसमें पाई जाती है? अंगूर में पाई जाती है, जो ग्रेप्स में पाई जाती है। क्यों? कल मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना कि फ्रक्टोज आपके फलों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? जो फ्रक्टोज शर्करा है ये आपके फलों में पाई जाती है। तो कल जब आप जाकर पढ़ेंगे ना कि फ्रक्टोज शर्करा जो आपके फलों में जाकर पाई जाती है, उसमें कल आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ये बताओ कि अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाएगी। तो आपको लगेगा कि भैया फल में तो फ्रक्टोज पाई जाती है और अंगूर जो है उस अंगूर में भी फ्रक्टोज पाई जाएगी, और वहीं पर आप एक नंबर गलत कर देंगे। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, इसे हम, ये शर्करा अंगूर में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? अंगूर अर्थात ग्रेप्स में पाई जाती है। इसीलिए इसी कारण इसे ग्रेप्स शर्करा कहते हैं। इसी कारण इसे अंगूर शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंगूर शर्करा, या इसे ग्रेप्स शर्करा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ग्रेप्स शर्करा के नाम से दोस्तों जानते हैं। क्लियर है ना? हाँ, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपसे पूछेगा तो कौन सी सबसे सरल शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है। अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा कौन है? तो अंगूर में पाई जाने वाली दोस्तों शर्करा का नाम भी आपके क्या है? ग्लूकोज है। इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, ऐसी कौन सी शर्करा है जो हमें तत्काल एनर्जी देती है? तो सर तत्काल एनर्जी चाहिए तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और वसा में बात करें तो सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट लेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करती है। अब कार्बोहाइड्रेट में कभी पूछ ले कि भैया बताइए खिलाड़ियों को कौन सी ऊर्जा दी जाती है, अब कार्बोहाइड्रेट में पूछ ले, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, माल्टोज है, तो याद रखिएगा तत्काल एनर्जी देता है। तत्काल ऊर्जा ऊर्जा देने वाली, तत्काल ऊर्जा देने वाली शर्करा ग्लूकोज है। कौन सी है दोस्तों? ग्लूकोज है। अगर हमें तुरंत एनर्जी चाहिए, तुरंत हैंड टू हैंड एनर्जी चाहिए, तो हम कौन सी एनर्जी देंगे? तो हम ग्लूकोज देंगे। तीन चीजें क्लियर है? सबसे सरलतम शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है। ग्रेप शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब कल आप मेरे से पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज में पाई जाने वाली, जो फ्रक्टोज है ये फलों में पाई जाने वाली शर्करा है, तो याद रखिएगा आपका एग्जाम में जो दिमाग होगा वो फ्रक्टोज की तरफ जाएगा, और एग्जामिनर आपसे जानबूझकर पूछेगा कि बताओ अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है। वो नहीं चाहता कि आप सेलेक्ट हो, तभी ना पूछेगा घुमा फिरा के। तो देख लो लिखा है अंगूर में पाई जाने वाली शर्करा ग्लूकोज शर्करा है। ठीक है,
अब थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि ग्लूकोज का जो निर्माण होता है ना, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा होता है। कौन करता है प्रकाश संश्लेषण? प्रकाश संश्लेषण मानव तो नहीं करता, पौधे करते होंगे ना। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं ना, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस करते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के पश्चात दोस्तों ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और इसी ग्लूकोज को हम लेते हैं। कौन लेता है? इसी ग्लूकोज को मानव लेता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले ग्लूकोज की बात करें। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पादप जो होते हैं, इसमें भोज्य पदार्थ ग्लूकोज शर्करा का निर्माण होता है। मतलब जो मैंने भी बताया कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में होता है सूरज। जब सूरज निकलता है तो पौधों में पाया जाता है पर्णहरित, है ना? क्या पाया जाता है? पर्णहरित पाया जाता है, और उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ही पौधे क्या करते हैं? अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट क्या करते हैं? ग्लूकोज शर्करा का निर्माण करते हैं। ठीक, चलिए वही दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके बारे में और, तो देखिए इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला क्या है? तो देख लीजिए फॉर्मूला के बारे में। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए आप सभी को पता है कि जो मानव क्या करता है? मानव ऑक्सीजन को लेता है। मानव क्या है? ऑक्सीजन को लेता है, और छोड़ता क्या है? तो मानव CO2 को छोड़ता है ना? क्या करता है? मानव CO2 को छोड़ता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो जिस प्रकार हम मानव ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन जीने के लिए, प्राण के लिए, उसी प्रकार पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये आपके जल के साथ क्रिया करती है, H2O के साथ क्रिया करती है, और ये क्या करती है? ये ग्लूकोज का निर्माण करती है। क्या करती है दोस्तों? ग्लूकोज का निर्माण करती है, C6H12O6 का निर्माण करती है। और किसको रिलीज करती है? तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करती है, और इसी ऑक्सीजन का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। दोस्तों ये मैं कोई आपको नई बात नहीं बता रहा हूं, ये आप ना 6th क्लास में, अगर आप MP बोर्ड पढ़े होंगे या NCERT बोर्ड से पढ़े होंगे, तो इस क्लास की किताबों में लिखा हुआ है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। कि जो CO2 है, जो इंसान छोड़ता है, जो मानव CO2 गैस को छोड़ता है, उसका उपयोग और जल के उपयोग के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण होता है, और प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और उसी ऑक्सीजन को मानव क्या लेता है? श्वसन के रूप में लेता है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लूकोज को हम कोशिकीय ईंधन कहते हैं। दोस्तों मैंने कल आपको एक चीज बताया था कि जो मानव होता है, ये क्या करता है? मानव भोजन का निर्माण करता है। भाजन मानव क्या करता है? भोज्य पदार्थ को लेता है। क्या करता है? भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है। जब ये भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, तो ये भोज्य पदार्थ छोटे छोटे अणुओं में टूटता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट के लेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। किसके रूप में टूटेगा? ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। और ये ग्लूकोज जो है दोस्तों, हमारे रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा दोस्तों? कोशिकाओं तक पहुंचेगा। और कोशिका में उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? इस ग्लूकोज को ATP के रूप में चेंज करती है। इसीलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, क्योंकि यही ग्लूकोज जो है ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया को जलने के लिए, संचालित करने के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता पड़ती है, तो गाड़ी का जो ईंधन क्या है? पेट्रोल है, डीजल है। उसी प्रकार कोशिका का ईंधन क्या है? उसी प्रकार दोस्तों कोशिका का ईंधन ग्लूकोज है। इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? इसी ग्लूकोज को जलाकर ATP के रूप में संचित कर देता है। आगे मैं आपको एक रिएक्शन दिखाऊंगा, जिससे आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये आप रिएक्शन देख सकते हैं। देखिए, शरीर में ऊर्जा उत्पादन किसके रूप में होता है? ग्लूकोज के क्रमिक विखंडन, अर्थात ग्लूकोज जो है ये हमें एनर्जी देता है। जब इसका विखंडन अर्थात छोटे छोटे हिस्सों में जब ये टूटता है ग्लूकोज, तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में इसका क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन गृह क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का श्वसन गृह या कोशिका का दोस्तों पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ये आप केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं। देखिए आपने क्या लिया? आपने ग्लूकोज लिया, ठीक है। क्या लिया दोस्तों? ग्लूकोज लिया। जब आपने ग्लूकोज लिया, तो हमारे शरीर में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है कि नहीं होता?
हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, तो जब क्रिया करेगा तो क्या टूटेगा, CO2 टूटेगा। जब ये CO2 टूटेगा तो आपके अंदर जो CO2 बनेगी आप उसको क्या करेंगे, अपने शरीर से बाहर रिलीज कर देंगे, तो CO2 तो हमारे शरीर से बाहर रिलीज हो जाती है। ये फिर क्या बनेगा दोस्तों, जल बनेगा। ठीक है, ये जल हमारी कोशिकाओं के द्वारा उपयोग कर लिया जाएगा। बचा हुआ जो जल है ये यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाएगा, ये आपको पता है। और इसके पश्चात जो एनर्जी बचेगी वो ATP के रूप में संचित हो जाएगी। कितने ATP के रूप में, 30 ATP के रूप में संचित हो जाएगी। अब एग्जामिनर क्या फंसाता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि एक ग्लूकोज का अणु कितनी ATP एनर्जी देता है, 30 ATP। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं। अब वो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर रहा है, वो पूछता है कि एक ग्लूकोज का जो अणु टूटता है वो कितने कैलोरी ऊर्जा देता है, 673 कैलोरी ऊर्जा देता है। इस बात को याद रखिएगा, 673, जो कि अब एग्जाम का नया पैटर्न है, जो कि आपको दोस्तों समझना होगा, क्योंकि अब पैटर्न चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है, पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, एक बात मैं आपको समझा देता हूं, कुछ विद्यार्थी यहां पर पढ़ने से ज्यादा दूसरों के कमेंट पर ध्यान देते हैं, फालतू की चीजों पर फोकस करते हैं। आप पढ़ने आए हैं, जो विद्यार्थी सच में एग्जाम निकालना चाहते हैं शांति के साथ बैठिए और पढ़िए। जिनको फालतू में कमेंट करना है उनको करने दीजिए, उनका कोई भी चारा नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं मैं कमेंट पर ध्यान देता ही नहीं हूँ। मैं पढ़ाने आया हूँ, अपना 100% जाता हूँ, एक चीज को 5 बार समझा देता हूँ, उसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप कमेंट सेक्शन में लगे हुए हैं। और आपका यही काम है, तो जिसका ये काम है वो लगा रहे, और जिसको पढ़ना है वो पढ़ता रहे। ठीक है, क्या लिखा है, 30 ATP लिखा है यहाँ पर, 30 ATP ही लिखा है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 30 ATP ही लिखा है दोस्तों ना, 30 नहीं लिखा, 38। क्या लिखा है, 38 ATP लिखा है, मतलब 38 जिसे बोलते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में 38 कहा जाता है उसको। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, ये क्वेश्चन तो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम में एक सीधे सीधे का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता देता हूँ कि आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। प्रश्न यही है, क्योंकि सर पढ़ तो लिया, आप समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि बताइए ग्रेप्स शर्करा किसे कहते हैं, अंगूर शर्करा किसे कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। मानव शरीर में तत्काल एनर्जी देने वाली शर्करा कौन सी है, तत्काल एनर्जी देने वाली ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी क्या है, मोनोसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है। तो क्या है दोस्तों, मोनोसेक्राइड है। तीसरा चौथा क्वेश्चन बन सकता है कि जब ग्लूकोज टूटता है तो किस में टूटता है। तो जब ग्लूकोज टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा और जल में टूटेगा। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जो ग्लूकोज है, जब ये ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया वाले हिस्से में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट काम करता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसको तोड़कर एनर्जी प्रदान कर लेती है। वो 38 ATP के रूप में जाती है। किस में जाती है, 38 ATP के रूप में जाती है। इस बात को याद रखिएगा। अब एक बात और याद रखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है कि 1 ग्राम ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन होता है, तो 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब एक जब ग्लूकोज टूटेगा तो 38 ATP एनर्जी देगा। पर जब यहाँ पूछा है 1 ग्राम, तो 1 ग्राम अलग होता है, एक अणु अलग होता है। एक अणु में 38 ATP है और 1 ग्राम ग्लूकोज की पूर्ण ऑक्सीडेशन होने से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इस बात को याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं यहीं पर, तो हमें और भी चीजें देखनी है। देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं 1 ग्राम ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन को मिला दें, तो अगर 1 ग्राम जो ग्लूकोज है अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। ऑक्सीडेशन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन का तात्पर्य है कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या होगा, बर्न होगा। क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन में क्या लेते हो, ऑक्सीजन ना लेते हो कि CO2 लेते हो, क्या ले रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो ना भाई। मानव के लिए ऑक्सीजन प्राणदायक गैस है, प्राणवायु है हमारी। ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो इंसान मर जाएगा। तो हमारे शरीर में क्या है, ग्लूकोज हम भोजन के रूप में ले रहे हैं। और ग्लूकोज को बर्न करने के लिए, जैसे देखिए मिट्टी का तेल रखा है, एक डिब्बा में मिट्टी का तेल रखा है। अब मिट्टी के तेल से बोलो कि मिट्टी के तेल आग पैदा करो, तुम तो आग पैदा करते हो, ऐसा कभी होगा? मिट्टी के तेल को अगर आग पैदा करना है तो इसमें पहले आग डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा जलाना पड़ेगा, तब तो ये आग लगाएगा। उसी प्रकार हमारे शरीर में ग्लूकोज क्या है, एनर्जी तो देगा, पर ग्लूकोज को जलाने के लिए वो ईंधन क्या है, वो ईंधन दोस्तों ऑक्सीजन है, बर्न करने का। जैसे कुछ लोग क्या काम करते हैं,
आपके दिमाग में इसी प्रकार का काम करते हैं कि आप अच्छा खासा पढ़ाई कर रहे हो, अच्छी चीजें दिमाग में जा रही हैं, आपको पिन करते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, इसलिए ऑक्सीजन को प्राण वायु गैस के नाम से जानते हैं। देखिए इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए आप ऑक्सीजन का पता कैसे लगाएंगे कि इस कमरे में ऑक्सीजन है कि नहीं है। इसका सिंपल सा आंसर यही है कि अगर हमें किसी कमरे में ऑक्सीजन का पता लगाना है तो हम माचिस की तीली जलाकर पता लगाएंगे कि उस कमरे में ऑक्सीजन है कि नहीं है। ये एमपीपीएससी इंटरव्यू का क्वेश्चन है दोस्तों, ये यहीं से निकल कर आता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सिलेबस से बाहर हो, अगर आप सिलेबस को पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर हमें आग का या ऑक्सीजन का पता लगाना है कि किसी कमरे में ऑक्सीजन है कि नहीं, तो हम आग जलाएंगे। अगर आग जल गई तो उस कमरे में ऑक्सीजन है, और नहीं जली तो मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे सर एक कढ़ाई से जलेगी कि 3 कढ़ाई से, क्योंकि कल पूछोगे तुम मेरे से कि एक कढ़ाई जलाएंगे, 3 कढ़ाई चलाएंगे, 15 कढ़ाई, तो जितनी माचिस की डिब्बी में जितनी कढ़ाई जल जाए उतनी जला सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ कि रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो कौन सी बीमारी हो जाएगी दोस्तों, डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। ये बात आपको याद है। डायबिटीज क्यों होता है इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ कि रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा हो जाएगी तो डायबिटीज नामक रोग हो जाएगा। और अगर हमें डायबिटीज को रोकना है तो हमें क्या चाहिए, तो हमें दोस्तों इंसुलिन हार्मोन्स चाहिए। क्या चाहिए, इंसुलिन हार्मोन्स। और इंसुलिन हार्मोन्स कौन छोड़ेगा, तो इंसुलिन हार्मोन्स दोस्तों पेनक्रियाज छोड़ेगा। कौन छोड़ेगा दोस्तों, पेनक्रियाज छोड़ेगा। ठीक है ठीक है, कौन छोड़ेगा दोस्तों, तो रक्त में ग्लूकोज की अधिकता होने से कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और डायबिटीज नामक रोग को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन्स है, इंसुलिन नामक हार्मोन्स है। चले दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है दोस्तों, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अभी ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन एक हार्मोन्स है। इंसुलिन का काम क्या है, तो इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर इंसुलिन कम हो जाएगा तो क्या होगा, अगर इंसुलिन कम हो गया तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगी। इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन मानव शरीर में पेनक्रियास से निकलता है, अर्थात अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में कहाँ से निकलता है, तो दोस्तों अग्नाशय में अर्थात पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। कहाँ से निकलता है दोस्तों, बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, कहाँ से निकलता है दोस्तों, पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाओं से निकलता है। चले फिर दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं फ्रक्टोज, जिसके बारे में दोस्तों वही हम चर्चा कर रहे थे आपसे। फ्रक्टोज मतलब होता है जिसे हम फल शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, फल शर्करा के नाम से दोस्तों इसको जानते हैं। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि अब अभी मैंने आपसे जो चर्चा कर रहा था वही है कि अब एग्जाम में देखिए पूछेगा कि फ्रक्टोज क्या है, इसे हम फल शर्करा कहते हैं। पर कभी आपसे पूछ लेगा कि अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है। कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट में सभी लोगों को आंसर देना है, बताइए जल्दी से। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं। अगर अंगूर की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो अंगूर में ग्लूकोज पाई जाती है। क्या पाई जाती है, ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। अब जिसने चीजों को समझ लिया है उसके लिए बिल्कुल दोस्तों चीजें सरल है। ठीक है तो देखिए फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रक्टोज को हम फल शर्करा कहते हैं, या इसे हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, फ्रूट शुगर के नाम से दोस्तों जानते हैं इसको। ठीक है, इसे हम फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। वहीं दोस्तों अगर हम फ्रक्टोज की बात कर लेते हैं तो फलों में पाई जाने वाली सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है। मीठी क्यों बोल रहे हैं, सबसे मीठी है फ्रक्टोज। अगर हमें देखिए फल तो सबसे ज्यादा मीठे होते हैं ना भैया, आप केले को खा लीजिए, आप एप्पल को खा लीजिए, आप बनाना बनाना मतलब केला वही हो गया, पपाया को खा लीजिए, जितने भी इवन आपको जो भी फल पसंद हो, जो भी आप खाते हो, सभी फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा है वो कौन सी है, फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज कैसी शर्करा है, एक मीठी और प्राकृतिक शर्करा है, अर्थात नेचुरल शर्करा है। कैसी शर्करा है दोस्तों, नेचुरल। इसको नेचुरल क्यों कहते हैं, अच्छा ये बताओ, आपके घर में केले की खेती हो रही है तो केले में शक्कर बाहर से तो नहीं डालते कि शक्कर उसमें, केले को पहले जब वो उगरी जाता तो उसको से उसके केले के पत्ते को आधा काटे, तो उसमें 1 ग्राम 1 बाल्टी शक्कर डाल दिए घोल के, फिर उसको बांध दिए कि जब केला पैदा होगा तो मीठा मीठा पैदा होगा। ऐसा तो नहीं था ना, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। आपने उसकी कलम लगा दिया, उसको निरंतर खाद पानी देते गए, और जब केला पैदा हुआ तो मीठा पैदा हुआ। हो सकता है थोड़ा बहुत कम मीठा हो जाए पर मीठा तो रहेगा, मतलब नेचुरल तरीके से है, उसमें मानव का कोई काम नहीं है। मानव ने केवल पेड़ लगाया है, मानव ने केवल अमरूद का पेड़ लगाया है, तो उसी प्रकार मानव क्या करता है, केवल पेड़ लगाता है, और जो मिठास है वो नेचुरल दे रही है, अर्थात प्राकृतिक रूप से पैदा हो रही है। इसीलिए
फ्रक्टोज को फल शर्करा या नेचुरल शर्करा के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो समझिएगा, हम दोस्तों शहद का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमसे ज्यादा कौन करती है? बालिकाएं करती है। काहे? अगर किसी को अपना मोटापा कम करना है तो शहद को सुबह सुबह खाली पेट गर्म पानी में मिलाकर पिएंगे तो फैट घटता है, चर्बी घटती, चर्बी जो होती है ना, चर्बी वो घट जाएगी। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो आपकी शहद है ये शहद दो चीजों से मिलकर बनी है। इस शहद में 40% फ्रक्टोज है और 30% ग्लूकोज है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, लिख लीजिए कि जो दोस्तों शहद की हम बात कर रहे हैं, ये शहद में क्या चीजें हो रही हैं? ये शहद में कितने परसेंट? 40% फ्रक्टोज है और 30% दोस्तों ग्लूकोज पाया जाता है। कितने परसेंट? 30% इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। अच्छा दोस्तों एक बात याद रखिएगा, आपने मधुमक्खियों को देखा होगा, बनी है? नहीं देखा? ये देखो मधुमक्खी बनी है, तस्वीर दिखा दी आपको मधुमक्खी। देखो मधुमक्खी जो है शहद चम्मच में लगी हुई है। तो दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं मधुमक्खी के बारे में, आपको पता होगा कि मधुमक्खी क्या करती है। मधुमक्खी एक फल में बैठती है। मान लीजिए कोई एक प्लांट है, क्या है दोस्तों? कोई एक प्लांट है, ठीक है। ये मान लीजिए मैंने एक पेड़ बना दिया, ठीक है, ये एक प्लांट है। तो मधुमक्खी क्या करेगी? इस पौधे में बैठेगी। जब इस प्लांट में बैठेगी तो क्या करेगी? इसके फलों को, जिसका फल है, किसी भी प्लांट में बैठती है वहां के फल का क्या करती है? शोषण करती है, अर्थात उसको शोषित करती है। तो जब ये फलों के रस को चूसेगी, अर्थात किसी भी फल के रस को चूसेगी, किसको? फल के रस को चूसेगी। या किसी भी फूल में बैठी हुई है तो फूल को चूसेगी। क्या चूसेगी? फूल को चूसेगी। जब ये फूल को चूसेगी तो क्या करेगी? जब ये फलों के रस को चूसेगी तो फलों के रस में पाया जाता है दोस्तों आपके सुक्रोज। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। और दोस्तों पहली क्लास में ही बताया हूं कि सुक्रोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है कि पॉलीसेक्राइड है। कौन सा सुक्रोज क्या है? तो दोस्तों सुक्रोज आपको पता है ये डाइसेक्राइड शर्करा है। कैसी शर्करा है? ये डाइसेक्राइड शर्करा है। कैसी शर्करा है? डाइसेक्राइड शर्करा है। जब मधुमक्खी जो है फलों में बैठकर या फूलों में बैठकर उसको चूसती है तो जो शर्करा उसको प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं सुक्रोज। और सुक्रोज क्या है दोस्तों? एक डाइसेक्राइड शर्करा है। जब ये डाइसेक्राइड शर्करा को चूसती है तो चूसने के पश्चात ये मधुमक्खी क्या कर देती है? इस सुक्रोज को चेंज कर देती है। किसमें चेंज कर देती है? ये चेंज कर देती है आपके फ्रक्टोज में। किसमें चेंज कर देती है? फ्रक्टोज में चेंज कर देती है। कभी आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो मधुमक्खी है वो मधुमक्खी आपके किसी छोटे से प्लांट में बैठी है, वहां के जो आपके फल हैं या आपके फूल हैं उनमें बैठती है, परागण की क्रिया करती है, उन अवशोषित करती है ना, शहद को चूसने का काम करती है। मीठे मीठे जो भी फल वल वगैरह होते हैं, फूल वगैरह होते हैं, तो जो भी उसने मान लीजिए फल में बैठी, ये एक ऐसा हमने पेड़ बना दिया। अगर मान लो इसमें मधुमक्खी यहाँ बैठ गई, ठीक है, मधुमक्खी ने इस फूल को चूसना चालू कर दिया। अब चूसते चूसते क्या कर दिया? जब उसने चूसा तो उसने जब चूसा तो जो ये आपका क्या होता है? पुष्प होता है। इस पुष्प को की जो शर्करा होती है, इस पुष्प की शर्करा क्या है? सुक्रोज है। क्या है दोस्तों? सुक्रोज है। सुक्रोज क्या है? प्रॉपर एक डाइसेक्राइड है। कैसी है? डाइसेक्राइड है। पर चूसने के पश्चात जब वो जाएगी तो अपने छत्ते में, क्योंकि आपने देखा होगा मधुमक्खी का एक छत्ता होता है, घर के बाहर कहीं लगा होगा, पुराने घरों में, कोतवाली में आपने देखा होगा, अधिकांश वहां लगा रहता है, लटकता रहता है। तो जब वो जाएगी और वहां पर जब अपने जो चूस कर आई है आपके मीठा रस, उसको जाकर छोड़ती रहेगी, शहद के रूप में निर्माण कर देगी। पर देखिए चूस कर आई थी सुक्रोज, सुक्रोज है डाइसेक्राइड, पर जब उसने निर्माण किया छत्ते का और छत्ते से निकली शहद, तो शहद मिली आपको फ्रक्टोज के रूप में। किसके रूप में? फ्रक्टोज के रूप में, क्योंकि सबसे ज्यादा इसमें 40% फ्रक्टोज पाया जाता है, अर्थात फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। कितनी बड़ी बात है कि मधुमक्खी सुक्रोज को चूसती है आपके और इकट्ठा करती है फ्रक्टोज के रूप में। ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है? क्लियर है यहां तक की बात सभी को? चलिए, तो अब देखिए सिंपल सी बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आई थिंक आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा था आपको यहां पर। अब देखो, मधुमक्खी फलों का जो रस होता है, मधुमक्खी
जो ये फलों का रस होता है या फूलों का जो रस होता है, जब इसको चूसती है तो इसमें पाया जाता है सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। सुक्रोज क्या होता है? डाइसेक्राइड होता है। ये मधुमक्खी जब फूलों में बैठी तो फूलों के रस को जब इसने चूसा तो उसमें मिला इसे सुक्रोज। सुक्रोज होता है डाइसेक्राइड। परंतु जब इसने शहद का निर्माण किया, जब इसने शहद का निर्माण किया तो शहद में मिला फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज क्या है दोस्तों? मोनोसेक्राइड शर्करा है। कैसी शर्करा है? मोनोसेक्राइड शर्करा है। तो कल आपसे पूछेगा कि बताइए फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में कौन सी शर्करा दोस्तों पाई जाती है? फ्रक्टोज पाई जाती है। कल आपसे पूछेगा कि बताइए शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो शहद में आपके फ्रक्टोज पाई जाती है। फ्रक्टोज को कैसी शर्करा कहते हैं? इसे हम दोस्तों फल शर्करा कहते हैं या फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। इसे कभी पूछेगा तो इसे प्राकृतिक शर्करा भी कहते हैं, अर्थात नेचुरल शर्करा के दोस्तों नाम से जानते हैं। फ्रक्टोज कैसी शर्करा है? तो दोस्तों ये मोनोसेक्राइड शर्करा है। कैसी शर्करा है? मोनोसेक्राइड शर्करा है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को? एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा? एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि बताइए शहद में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लिख दिया है शहद में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए शहद किस किस तत्वों से मिलकर बना है, तो शहद जो है आपके फ्रक्टोज और ग्लूकोज से मिलकर बना है। पूछ लेगा कि बताइए शहद क्या है, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, पॉलीसेक्राइड है। अब वो और घुमा के पूछ लिया तो शहद क्या है? शहद में पाई जाती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेक्राइड है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, एज एन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। जब तक हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, कितनों पीडीएफ पढ़ लीजिए, कितनों किताब पढ़ लीजिए, कुछ नहीं मतलब होने वाला। इस बात को बैठा लीजिए। अच्छे अच्छे धुरंधर ढेर हो जाते हैं छोटे से क्वेश्चन में, और बड़े बड़े बाहुबली देखते रह जाते हैं। तो बेसिक से प्रश्नों को समझिए। अगर आपने बेसिक सी चीज़ें समझ ली ना तो एग्जाम आपका कोई रोक नहीं सकता यूनिट 7 में। चलिए, अब दोस्तों जो मैं आपको शर्करा पढ़ाने वाला हूँ ये अच्छी खासी विवादित शर्करा है। कौन सी? गैलेक्टोज। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हिस्ट्री विवादित होती है, पॉलिटी विवादित होती है, अब साइंस विवादित है। क्यों? इतनी सारी मार्केट में किताबें हैं, जिसका जो मन गया वो छाप दिया। अब छापने तो छाप दिया आपने, जब बच्चा पढ़ता है तो उसको कन्फ्यूजन उत्पन्न हो जाता है। जैसे बता देता हूँ मैं आपको कन्फ्यूजन की स्थिति कैसे होगी। देखिए, जो दोस्तों आपके गैलेक्टोज है, कौन सी? गैलेक्टोज। जो गैलेक्टोज शर्करा है, ये गैलेक्टोज जो शर्करा प्रॉपर तरीके से हमें देखने को मिलती है, जो ये गैलेक्टोज शर्करा हमें देखने को मिलती है, ये गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है आपके किसमें? दूध में। किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। अब आप कहोगे कि सर आप ठीक तो हो। मैंने कहा क्यों भैया, क्या हो गया? आप कहोगे सर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम तो, जो कि सर आप ही ने भी अभी मतलब 2-3 क्लास पहले भी पढ़ा होगा कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। फिर आज चेंज कैसे? मतलब 2 दिन पहले डाटा कुछ और, आज डेटा कुछ और। मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज होती है। मैं यहाँ पे लिखे देता हूँ, क्योंकि कुछ लैक्टोज शर्करा किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो आप कहोगे सर कि सर दूध में पाई जाती है लैक्टोज, तो फिर आपने लैक्टोज जो गैलेक्टोज है इस गैलेक्टोज को भी लिख दिया दूध में पाई जाती है, मतलब कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा बिल्कुल। मैं कहा अब एक बात और तुम सुनो, ये पाचन में पाई जाने वाली शर्करा है। किस में पाई जाती है? पाचन तंत्र में। जो भी हम फूड लेते हैं, जो भी हम चीजें बाहर से पाचन तंत्र के लिए ले रहे हैं, उसमें पाई जाने वाली शर्करा कौन सी दोस्तों? गैलेक्टोज है। कैसी शर्करा है? गैलेक्टोज शर्करा है। गैलेक्टोज यहाँ पे सा होगा, गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज। तो जो गैलेक्टोज शर्करा है दोस्तों, ये किसमें पाई जाती है दोस्तों? ये पाई जाती है आपके दूध में। अब एक बात समझिएगा, जो गैलेक्टोज की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, ये जो गैलेक्टोज है, ये आपका गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज जिसे हम आपके पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। किसके लिए महत्वपूर्ण मानते हैं? पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। तो ये गैलेक्टोज जो है, जब आपके ग्लूकोज के साथ क्रिया कर लेता है, किसके साथ क्रिया कर लेता है? ग्लूकोज के साथ क्रिया कर लेता है, तो ये एक शर्करा का निर्माण करता है, जिसे हम आपके लैक्टोज शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लैक्टोज शर्करा कहते हैं। अब ये बात कितने लोगों को समझ में आ रही है?
गैलेक्टोज को मिला दीजिए प्लस ग्लूकोज को मिला देंगे तो लैक्टोज पाई जाएगी। ये बात कितने लोगों को क्लियर है? मतलब कि आप जो पढ़ रहे हैं वो गलत नहीं पढ़ रहे हैं, आप बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है? गैलेक्टोज है। कौन सी है? गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज है, पढ़े हो ना। और आपने एक बात पढ़ रखी है कि सर ये जो ग्लूकोज है ये भी तो मोनोसेक्राइड है। मैंने कहा बिल्कुल, ये भी मोनोसेक्राइड है। और आप कहेंगे सर अभी आप गैलेक्टोज पढ़ा रहे हैं तो ये भी तो एक मोनोसेक्राइड है। मैंने कहा बिल्कुल ये भी मोनोसेक्राइड है। अर्थात जब एक अणु दो एक एक अणु से मिल जाएगा तो एक और एक अणु मिलकर दो अणु मिला लेंगे, और जब दो अणु मिला लेंगे तो दूसरा अणु कौन सा है? गैलेक्टोज है, क्योंकि गैलेक्टोज को पहले ही हमने पढ़ा दिया था कि गैलेक्टोज डाइसेक्राइड है ना कि मोनोसेक्राइड है। आप पहले से इस बात को याद रखिएगा। जो आपकी लैक्टोज है, कौन सी दोस्तों? लैक्टोज शर्करा है जो आपके दूध में पाई जाती है। ये कैसी शर्करा है? ये आपकी डाइसेक्राइड शर्करा है। अब थोड़ा सा देखो, पहले ही फ्रंट की अगर आपको चीजें याद होंगी तो यहां पर मैंने आपको दिखाया है, देखो देखो देखो, देखिए ये ग्लूकोज है, यहां पे समझो, ये ग्लूकोज दिख रहा है, ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, ये ग्लूकोज और ये गैलेक्टोज, सा है, सा ध्यान रखिएगा, सा लिखा है। ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब आपस में मिल जाएंगे तो एक शर्करा का निर्माण कर देते हैं जिसे हम लैक्टोज कहते हैं। और लैक्टोज दूध में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो दोस्तों क्या मैं कह सकता हूं कि गैलेक्टोज शर्करा भी दूध में पाई जाती है? क्योंकि गैलेक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलकर लैक्टोज का निर्माण करती है, और लैक्टोज किस में पाया जाता है दोस्तों? दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। ये बात कितने लोगों को समझ में आ गई? आप बिल्कुल आसान तरीके से चीजों को समझते चलिए। चलिए ठीक, तो हमने यहां तक चीजें कर ली हैं। अब देखिए गैलेक्टोज की हम बात कर लेते हैं। तो गैलेक्टोज किस में पाया जाता है? गैलेक्टोज की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसे मिल्क में उपस्थित शर्करा के नाम से जानते हैं। मिल्क में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो मिल्क में आपके गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों? गैलेक्टोज शर्करा पाई जाती है। और गैलेक्टोज अगर ग्लूकोज के साथ क्रिया कर लेगी तो लैक्टोज का निर्माण कर देगी। दोस्तों किसका निर्माण कर देगी? लैक्टोज का निर्माण कर देगी। आपको जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं बहुत क्लियर तरीके से। अब देखिए किस प्रकार क्वेश्चन बन जाएगा। अब वो कल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो दोस्तों दूध क्या होता है? दूध तो मीठा होता है ना, अर्थात इसमें लैक्टोज पाया जाता है, पर ऑप्शन में लैक्टोज नहीं है। अब क्या करोगे? जब ऑप्शन में लैक्टोज नहीं है तो फिर आपको अब आपको समझना होगा कि ऑप्शन आपसे एग्जामिनर कुछ और पूछ रहा है, इसमें गैलेक्टोज आ गया। क्या आ गया दोस्तों? गैलेक्टोज आ गया। क्योंकि गैलेक्टोज जो है ये आपके ग्लूकोज के साथ जब बॉन्ड बनाएगा, क्रिया करेगा, अर्थात एक इसका अणु और एक इसका अणु, अर्थात मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड बना लेंगे, और डाइसेक्राइड का नाम है लैक्टोज। क्या नाम है दोस्तों? लैक्टोज। क्लियर? तो लैक्टोज कैसी है? डाइसेक्राइड है। तो गैलेक्टोज कैसी है? गैलेक्टोज शर्करा जो है दोस्तों आपके, कैसी शर्करा है दोस्तों? ये आपके दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, अर्थात पाचन तंत्र में इंपॉर्टेंट है। अब मैं पाचन तंत्र क्यों बोल रहा हूँ? अभी मैंने दूध बोला, फिर मैं पाचन तंत्र क्यों बोल रहा हूँ? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं आपको जब पढ़ाने आता हूँ ना बहुत रिसर्च करके आता हूँ। देखो एक चीज दिखाता हूँ तुमको। आप कहोगे सर ये क्या है? तो समझो, बड़ा नहीं होगा क्या? ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो यहाँ लिखा है गैलेक्टोज, दिख रहा है। ये शरीर में पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। किसमें उत्पन्न होती है? ये शरीर में पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। ये आप इस डाटा के अनुसार देखेंगे तो यहाँ पर इस बात का मेंशन किया गया है। और ये मेंशन कोई नहीं कर रहा है, ये गवर्नमेंट खुद कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? ये उत्तराखंड की सरकार का एक लेख है। उत्तराखंड की सरकार ने अपने डाटा में कहा है कि जो गैलेक्टोज शर्करा है ये शरीर में पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। कौन सी? गैलेक्टोज शर्करा पाचन क्रिया के दौरान उत्पन्न होती है। शर्करा का मीन्स होता है शुगर। शुगर पहली क्लास में बता चुका हूं कि कार्बोहाइड्रेट को इसीलिए हम शर्करा के नाम से जानते हैं, शुगर केन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां तक की बातें सभी को कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। पढ़ लीजिए आप इसको। चलो भैया। क्लियर है यहां तक की बातें ना सभी को?
चलिए, अब दोस्तों हमें पढ़ना है डाइसेक्राइड के बारे में। किसके बारे में? डाइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड हमने क्या पढ़ा? मोनोसेक्राइड हमने सर 3 पढ़ लिए। पहला आपने ग्लूकोज पढ़ा दिया सर, दूसरा आपने फ्रक्टोज पढ़ा दिया, और तीसरा हमने जो दोस्तों आपको पढ़ा दिया गैलेक्टोज पढ़ा दिया। एक बात और जान लीजिए, यहीं पर जब पढ़ ही रहे हैं तो एक बात और जान लीजिए, जो आपके डी ऑक्सी राइबोस शर्करा होती है, डी ऑक्सी राइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा, एक होती है राइबोस शर्करा, एक होती है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा, और एक होती है राइबोस शर्करा। ठीक है, इसको नोट बनाकर कॉपी में लिख लीजिएगा। ये जो दोस्तों शर्करा होती है, ये आपके पाई जाती है डीएनए में, और ये दोस्तों पाई जाती है आपके आरएनए में। तो कभी आपसे पूछ लेगा कि बताइए डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए में पाई जाती है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। और आपके आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? आपके आरएनए में पाई जाती है राइबोस शर्करा। एग्जाम में प्रश्न आएगा कि डीएनए और आरएनए में पाई जाने वाली ये शर्करा जो कौन सी है, तो इसे हम दोस्तों मोनोसेक्राइड शर्करा के नाम से जानेंगे, मोनोसेक्राइड के नाम से जानेंगे। अर्थात ये मोनोसेक्राइड क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट है। क्लियर सभी को? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा डीएनए में पाई जाती है, राइबोस शर्करा आरएनए में पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा ये दोनों ही मोनोसेक्राइड शर्कराएं हैं, और इन्हें हम कार्बोहाइड्रेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार क्या है? मोनोसेक्राइड है। अब दोस्तों हमें चर्चा करनी है डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड बहुत सिंपल सी बात है। डाइसेक्राइड किसे कहते हैं? डाइसेक्राइड का तात्पर्य है जब दो से लेकर 9 अणु, जब 2 से लेकर 9 अणु आपस में मिलकर, किसमें मिलकर? आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो इसे हम कहते हैं आपके डाइसेक्राइड। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम डाइसेक्राइड के नाम से जानते हैं। मतलब डाइसेक्राइड का बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है कि 2 से लेकर 9 अणु आपस में मिलकर बॉन्ड यहाँ पे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बॉन्ड बनाते हैं। तो देखिए, पहली बात है, सिंपल सी बात है, अभी इसको समझिए। मोनोसेक्राइड में एक अणु मिलकर काम कर रहा था, डाइसेक्राइड में 2 से लेकर 9 अणु मिलकर काम कर रहे थे। अब हमें डाइसेक्राइड के बारे में पढ़ना है। मतलब कि डाइसेक्राइड में जो भी चीजें होंगी उसमें मोनोसेक्राइड तो होगा ही होगा सर जी, क्योंकि जब तक मोनोसेक्राइड नहीं होगा तो डाइसेक्राइड नहीं बनेगा। जैसे जैसे समझो, आपसे कोई पूछे कि तुम एमपीपीएससी का मेंस दे रहे हो, तो आप कहोगे जी भैया जी हम मेंस दे रहे हैं। तो क्या दोस्तों ऐसा कभी पॉसिबल है कि आप डायरेक्ट मेंस का एग्जाम दे रहे हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एग्जाम देना है तो सबसे पहले आप प्री क्वालिफाई करेंगे ना। जब तक आप प्री नहीं देंगे, क्वालिफाई करेंगे, तब तक आप मेंस नहीं दे सकते। और जब तक आप मेंस क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। तो मान लीजिए कल आपका इंटरव्यू होगा, तो कोई आपसे ये पूछे कि बताओ भैया प्री का एग्जाम दिए थे, तो तुम उसको क्या बोलोगे? बहुत बड़ा बकलोल व्यक्ति है, कह सकते हो ना। अरे भैया जब तक प्री नहीं निकालेंगे, जब तक मेंस नहीं निकालेंगे, तो तब तक इंटरव्यू में कैसे पहुंचेंगे? मतलब कि अगर हम डाइसेक्राइड में जाएंगे, किस में जाएंगे? डाइसेक्राइड में जाएंगे, या हम आपके पॉलीसेक्राइड में जाएंगे। जब तक हमें डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में जाना है, तो पहली बात तो डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में मोनोसेक्राइड तो जरूर ही जरूर होगा। क्या होगा? जरूर ही जरूर होगा। ये बात समझ में आ गया? फिर एक एग्जांपल समझो। मान लो ये एक हाथ है, ये मेरा मोनोसेक्राइड है, एक ये मुट्ठी है, ये भी मोनोसेक्राइड है। अगर ये दोनों आपस में बन जाएंगे तो क्या बन गए? ये बन गए डाइसेक्राइड, बन गए। अगर मैं इनको तोड़ दूं तो ये भी एक हाथ अलग हो जाएगा, ये भी एक हाथ अलग हो जाएंगे, तब भी ये क्या हो जाएगा? एक हाथ मोनो हो गया, एक हाथ मोनो हो गया। जोड़ दूंगा तो डाई हो जाएगा। मतलब कि इस बात को याद रखिएगा, जितनी भी डाइसेक्राइड शर्कराएं हैं वो डाइसेक्राइड शर्कराएं तभी डाई बनी है जब उसमें मोनोसेक्राइड अणु आपस में मिलकर बॉन्ड बना दिए। समझ में आ गया? चलो भैया, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड। देखो डाइसेक्राइड शर्करा में क्या लिखा है, सिंपल सी बात कि डाइसेक्राइड का तात्पर्य है कि मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड। यहां पर एक बालक है जो बड़ी देर से एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर कितने बॉन्ड निर्मित होंगे? बेटा केमिस्ट्री की क्लास नहीं चल रही है, बायोलॉजी की क्लास चल रही है। किसकी? बायोलॉजी की। जब हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, वैसे तुम्हारा भाग्य नहीं केमिस्ट्री तुम हमसे पढ़ोगे, क्योंकि केमिस्ट्री एमपीपीएससी में नाम मात्र की है। यूनिट पहला जिसमें लिखा है विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, उसमें हम प्रिंसिपल पढ़ाते हैं, है ना। तो जितना एग्जाम में आना है ना उतना पढ़ लो ना, काहे ज्ञाता बनना है। क्योंकि एक बात है, ज्ञानी और विद्यार्थी, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है।
ये बात आज मैं आपको समझा देता हूँ, समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जीवन में काम आएगी, बहुत काम आएगी आपके, ठीक है, बहुत काम आएगी। जरूरी नहीं है कि आपको सब चीज पता हो, सब चीज पता हो, पर जरूरी ये है कि जो आपके सिलेबस में लिखा है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हैं, आप एमपीपीएससी को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आप विद्यार्थी वाले गुण को रखिए, आप ज्ञानी वाले गुण को रखेंगे ना, जीवन में एक को एग्जाम ना निकाल पाएंगे कांस्टेबल तक का। क्योंकि ज्ञानी बनना अलग है, ज्ञानी दुनिया बहुत सारी किताबों को पढ़कर बन जाती है, और जिसको एग्जाम निकालना है ना, वो सिलेबस टू द पॉइंट फॉलो करेगा, और हमारे सिलेबस में टू द पॉइंट फॉलो में कहीं बॉन्ड लिखा नहीं है प्रीलिम्स में। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मोनोसेक्राइड में एक अणु काम करता है। तो आप पहली बात तो क्लास को ढंग से सुन ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको कमेंट सेक्शन में मजा आ रहा है करने में। पहले ही बोल चुका हूं कि मोनोसेक्राइड में एक अणु काम कर रहे हैं, डाइसेक्राइड में 2 से 9 अणु काम कर रहे हैं, और पॉलीसेक्राइड में 9 से ज्यादा, मतलब 10 से लेकर करोड़ों की संख्या में बॉन्ड आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर आप समझ गए हो ना क्लास को कल वाली, तो आपको ये चीजें पूछना ही नहीं चाहिए थी, सब पहले ही बता चुका हूं आपके दिमाग में उठने वाले सभी प्रश्नों को। और दोस्तों मेरा जो नेचर है ना, बिल्कुल मैं क्लियर ऑन फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं बिल्कुल घुमा फिरा के बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है एक नॉर्मल से स्टूडेंट एमपीपीएससी प्रीलिम्स निकाल लेता है, मेंस निकाल लेता है, इंटरव्यू में निकाल लेता है और सेलेक्ट हो जाता है, और बड़े बड़े धुरंधर ज्ञानी भटकते रहते हैं, प्रीलिम्स भर क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो निवेदन है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जा रही है, बिल्कुल फोकस करिए एकदम बिल्कुल। कभी पूछ ले कि बताओ डाइसेक्राइड क्या है, तो डाइसेक्राइड बता पाए कि जो आपका डाइसेक्राइड है, इसे हम ओलिगोसेक्राइड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं दोस्तों? ओलिगोसेक्राइड के नाम से जानते हैं, ठीक है, इस बात को याद रखिए। अब देखिए दोस्तों, एक बात को याद रखिएगा, सिंपल सी बात है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। अभी हमने दोस्तों चर्चा की कि दूध शर्करा किसे कहते हैं। तो दूध जो आप पीते हैं ना दोस्तों, जो दूध आपको मीठा लगता है, अरे गाय का दूध पी लीजिए, आप ऐसे ही गाय का दूध निकाल कर लेकर आएंगे और यूं ही पी जाएंगे, बचपन में आपने पिया होगा, मीठा मीठा लगता है। कौन सी शर्करा होती है? लैक्टोज होती है। और अभी हमने बता दिया लैक्टोज क्या है, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। किससे मिलकर बनती है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनती है। तो जब ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बन रही है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये कैसी शर्करा होगी? तो ये आपके डाई शर्करा होगी, क्योंकि ग्लूकोज भी आपका मोनोसेक्राइड है और ये भी मोनोसेक्राइड है। तो एक मोनोसेक्राइड मिलाकर डाइसेक्राइड का निर्माण कर दिए। तो कभी पूछेगा कि गैलेक्टोज कैसी शर्करा है? डाइसेक्राइड है। किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। किससे मिलकर बनी है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनी है। फिर दोस्तों अगर हम बात करें, ईख लिखा है, ईख को बोलते हैं दोस्तों हम आपके गन्ना, जैसे हम शुगर केन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ने में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों? सुक्रोज पाई जाती है। कौन सी दोस्तों? सुक्रोज। और सुक्रोज किससे मिलकर बनी है? तो दोस्तों सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। टू द पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बताइए सुक्रोज क्या है, किससे मिलकर बनी है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। और अभी मैंने बता दिया कि जो मधुमक्खी होती है, ये आपके फूलों में बैठती है तो क्या चूसती है? सुक्रोज को चूसती है। और शहद में क्या पाया जाता है दोस्तों? शहद में पाया जाता है फ्रक्टोज। क्या पाया जाता है दोस्तों? फ्रक्टोज पाया जाता है। वही दोस्तों लिखा है माल्ट शर्करा, मतलब माल्ट मतलब होता है माल्टोज शर्करा, जो कि आपके ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर जो डाइसेक्राइड हो, जो डाइसेक्राइड शर्करा है, इस डाइसेक्राइड शर्करा में कौन से बॉन्ड काम करते हैं? तो डाइसेक्राइड शर्करा में ग्लाइकोसाइटिक, कौन सा दोस्तों? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। कोई मेरे से पूछ रहा था ना बॉन्ड का नाम क्या है, मैं सब बताऊंगा, चिंता करने की बात नहीं है, धैर्य रखो। ये लिख दिया है तुम्हारे प्रश्न का आंसर। कौन सा बॉन्ड काम करता है? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। अर्थात जब एक मोनोसेक्राइड और एक मोनोसेक्राइड आपस में मिलते हैं, तो आपस में जो मिलते हैं, जो बॉन्ड आपस में इन दोनों को जोड़ता है, उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। और एक मोनोसेक्राइड और एक मोनोसेक्राइड मिलकर जो एक बड़ा डाइसेक्राइड का निर्माण करते हैं, उसके मध्य ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड काम करता है। कौन सा बॉन्ड काम करता है? ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड काम करता है, ठीक है। अब दोस्तों अभी एसएससी का पेपर हुआ, एसएससी ने तो घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। उसने बोला बताओ टेबल शर्करा किसे कहते हैं? टेबल। अब कहोगे यार टेबल शर्करा किसे कहते हैं, लड़का कन्फ्यूज आएगा भैया एसएससी वाले कि भैया क्या प्रश्न पूछ रहा है, पहली बार सुन रहे हैं टेबल शर्करा किसे कहते हैं। तो बेटा टेबल शर्करा कहते हैं सुक्रोज को। किसे कहते हैं? सुक्रोज को। तो लिख लीजिए, इसे हम टेबल शर्करा के नाम से भी जानते हैं।
टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। किसे कहते हैं? सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। अब आपका प्रश्न होगा कि सर इसे टेबल शुगर क्यों कहते हैं? प्रश्न उठ गया दिमाग में कि सर बताइए टेबल शुगर क्यों कहते हैं, आखिर रीजन तो कुछ होगा। मैंने कहा बिल्कुल रीजन है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जब चाय पीते हैं तो अपनी चाय में, जब ऑफिस में चाय पीते हैं तो वहीं शक्कर रखे रहते हैं, है छोटी सी डिब्बिया में। और ग्रीन टी पीते हैं तो वो आती है डुबोने वाली, ऐसी डुबनिया टाइप की है ना, फिर उसमें थोड़ा सा मिलाई मिलाएंगे पियेंगे। तो टेबल शर्करा जो है वो बड़े बड़े रईस जो व्यक्ति होते हैं, बड़े ऑफिशियल व्यक्ति जो होते हैं, वो अपनी टेबल में रखे रहते हैं, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया टेबल शर्करा। अब देखो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं कि बताओ टेबल शर्करा किसे कहते हैं। अब बच्चे को पता ही नहीं है, तो टेबल शर्करा हम सुक्रोज को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? सुक्रोज को कहते हैं। और कैसी शर्करा है दोस्तों? तो ये हमारी शर्करा है आपके डाइसेक्राइड। चलिए दोस्तों, अब हमें पढ़ना है दोस्तों डाइसेक्राइड में सुक्रोज। सुक्रोज के बारे में भी हमने चर्चा कर ली। इसे हम ईख शर्करा या शुगर केन के नाम से जानते हैं। मतलब शुगर केन मतलब ये गन्ने में पाई जाती है। जैसे किस में पाई जाती है दोस्तों? गन्ने में पाई जाती है। और गन्ने से क्या बनती है दोस्तों? गन्ने से बनती है चीनी। क्या बनती है दोस्तों? गन्ने से बनती है चीनी। और चीनी से बनती है दोस्तों चाय। चीनी से बनती है दोस्तों चाय। और चाय कहाँ होती है? टेबल में होती है। कहाँ होती है? टेबल में होती है। इसीलिए इसे हम टेबल शर्करा के नाम से जानते हैं सुक्रोज को। अभी जो मैंने आपको बताया, देखिए अभी बताया ना आपको यहाँ पर कि जो सुक्रोज है, इस सुक्रोज को हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है। किस में पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाने वाली शर्करा है। किस में पाई जाने वाली शर्करा है? गन्ने में पाई जाने वाली दोस्तों ये शर्करा है। ठीक है, गन्ने के रस से निर्मित चीनी को सुक्रोज के नाम से जानते हैं। गन्ने के रस से जो निर्मित चीनी होती है, उस चीनी में कौन सी शर्करा होगी? अरे सिंपल सी बात है कि जब गन्ने से चीनी बन रही है तो उसी का फॉर्मेशन है ना भाई। एक पिता और एक बालक, जो बालक के अंदर जो जीन होंगे वो उसके पिता के अंदर भी जीन होंगे, है ना। तो जो गन्ने से शुगर बन रही है, तो जो शक्कर है, उस शक्कर में जो आपकी मिठास पाई जा रही है, जो सुक्रोज के कारण मिठास है, वही तो गन्ने में मिठास है। अलग तो नहीं कर सकते कि नहीं भैया इससे पृथक हो गई तो अलग हो जाएगी। तो जब आपके गन्ने के रस से चीनी का निर्माण होता है, तो जो आपके गन्ने के रस में सुक्रोज पाई जाएगी वही आपकी चीनी में पाई जाएगी। अब दोस्तों, जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है, डॉक्टर पहले बोल देता है चाय कम कर देना। क्या कर देना? चाय कम कर देना। क्यों कम कर देना? क्योंकि सुक्रोज क्या है? सुक्रोज डाइसेक्राइड है। अब प्रश्न ये है कि जब सुक्रोज डाइसेक्राइड है और तुम हौकम हौक चाय पी रहे हो सुबह शाम, 4 कप 5 कप 6 कप, और तुम्हारे अंदर क्या जा रहा है? तुम्हारे अंदर जा रहा है सुक्रोज। अब आपका प्रश्न होगा कि सर अभी तो फिर आप कंफ्यूज कर दिए हमको। अभी तो बोल रहे थे कि डायबिटीज ग्लूकोज के कारण होता है, जिस व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज आ गया। मैंने कहा बिल्कुल तुम सही सुन रहे हो, जिस व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज ज्यादा चला जाएगा उसको डायबिटीज हो जाएगा। तो ये बताओ ये सुक्रोज क्या है? ये सुक्रोज डाइसेक्राइड है। हाँ सर जी, अभी तो आप बताएं कि सुक्रोज डाइसेक्राइड है। तो मैंने कहा लल्ला, अभी मैंने आपको तुमको एक बात और बताई है कि जो सुक्रोज है ना, इसके 2 बॉन्ड होंगे। सुक्रोज ये मोनोसेक्राइड और मोनोसेक्राइड से मिलकर बना होगा। तो एक मोनोसेक्राइड क्या है? ग्लूकोज है, तो एक कुछ और होगा। तो देखो भैया, अभी तुमको दिखाए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, देख लो बेटा, देखो। अरे क्या है, थोड़ा सा हमको भी बोर्ड उतना चलाना नहीं आता है दोस्तों, धीरे धीरे सीख जाएंगे। चलो देखो, ये सुक्रोज है। ये सुक्रोज जो चाय में पाई जाती है, ये किससे मिली है? ये ग्लूकोज से मिली है और फ्रक्टोज से मिलकर बनी है। तो देखो, जब आप चाय पी रहे हो ना, चाय पी रहे हो, चाय, चीनी, टी, कॉफी, समझ रहे हो ना? क्या जा रहा है? सुक्रोज जा रहा है। डॉक्टर क्या बोल रहा है? चाय कम पीना। काहे पीना? सुक्रोज तुम्हारी बॉडी में जा रहा है। वो क्या कर रहा है? बड़ी खतरनाक चीज है। क्यों सर जी? वो इतनी खतरनाक चीज है ना, बताओ समझो। वो जो ग्लूकोज है, जब ये सुक्रोज आपके ग्लूकोज में टूट गया तो ये तो आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि ये रक्त में आपके क्या कर देगा? आपके रक्त में डायबिटीज को बढ़ा देगा। दूसरा, सर जी फ्रक्टोज भी है। ये फ्रक्टोज बहुत मीठी है, फलों में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? फलों में पाई जाती है, इसलिए और हानिकारक है क्योंकि सबसे मीठी है। बात समझ में आ गया ना? तो जो डॉक्टर आपको मना करता है ना कि भैया सुक्रोज ना लेना, इसलिए मना करता है कि इसमें ग्लूकोज पाया जा रहा है। ग्लूकोज हमारे लिए हानिकारक है, बहुत ज्यादा हानिकारक है, डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगी। तो ये समझ में आ गया। इसलिए चार्ट बार बार दिखा देता हूँ कि दिमाग में एक बार चीजें बैठ जाए। देखो, मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति को
भोजन में मिठास के लिए सुक्रोज अर्थात चीनी के बजाय, अब आप लोगों ने मार्केट में देखा होगा कि भैया मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, शुगर फ्री आने लगी है, आपको डिब्बा में आने लगी कि भैया जिसको डायबिटीज़ है तो शुगर फ्री लीजिए और अपनी डायबिटीज़ को भगाइए। मतलब डायबिटीज़ भागती तो नहीं है पर डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है, क्योंकि जिस व्यक्ति को चाय पीना है वो तो पिएगा ही पिएगा, है ना। डॉक्टर कितनी बार मना कर ले कि आज नहीं पीना है और आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा है, नहीं वो पिएगा, छुप के पिएगा, कैसे भी पिएगा। तो मार्केट में आने लगी है कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम शर्करा का तात्पर्य है ये शक्कर जैसी मीठी तो रहेगी पर इसमें दोस्तों ग्लूकोज ही नहीं रहेगा। वैज्ञानिक इतने बड़े अनुसंधानकर्ताओं ने ऐसी शक्कर निकाल दी, मार्केट में बना दी कृत्रिम रूप से कि उसमें ग्लूकोज ही नहीं है, और तुम उसको पियोगे तो मीठी लगेगी, शक्कर जैसे ही लगेगी पूरा, पर मीठी आपके ग्लूकोज नहीं जाएगा। और जब ग्लूकोज नहीं जाएगा तो आपके लिए बढ़िया है कि भैया मीठी भी लग रही है, चाय वाला स्वाद भी दे रही है और ग्लूकोज भी नहीं जा रहा, क्योंकि ग्लूकोज तो हमारे लिए हानिकारक है। तो याद रखिएगा इस मीठी कृत्रिम शर्करा को एस्किरिन कहते हैं या स्पार्टेम कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्किरिन या स्पार्टेम के नाम से जानते हैं। लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्किरिन या स्पार्टेम कहते हैं। ये आपके शुगर फ्री शर्करा है या शुगर है, शुगर फ्री शर्करा है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, आपके चाय में जिस प्रकार आप चीनी डालते हो वैसे ही मीठी रहेगी पर आपको ग्लूकोज नहीं देगी। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं माल्टोज के बारे में। किसके बारे में? माल्टोज के बारे में। माल्टोज का जो अन्य नाम है दोस्तों, इसे हम माल्ट शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं, माल्ट शर्करा। सर ये माल्ट शर्करा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इसको माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं, माल्ट शुगर के नाम से। किसमें मिलती है? चित्र बना दिए हैं कि दिमाग में छप जाए। जो भी आप लोग चने वगैरह खाते हो ना, अंकुरित चने हो गया, अंकुरित सोयाबीन, सोयाबीन में प्रोटीन तो रहता है पर सोयाबीन में आपके डाइसेक्राइड में माल्टोज भी रहता है। सोयाबीन हल्का मीठा भी होता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं ना, तो चना खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, मूंग की दाल खाते हैं। मूंग की दाल में प्रोटीन रहता है पर दाल में आपके ग्लूकोज भी थोड़े से स्तर में रहता है। तो जो आपका माल्टेज है ना दोस्तों, ये माल्टेज, इस माल्टेज को हम माल्ट शर्करा के नाम से जानते हैं। अंकुरित अनाजों या बीजों में पाई जाने वाली शर्करा है। जो भी अंकुरित अनाज है और बीज है, जितनी भी चीजें हम अंकुरित ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? अंकुरित। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर अंकुरित किसे कहते हैं? अंकुरित अनाज, जैसे आप सुबह सुबह रात्रि में सोते हो तो क्या कर देते हो? चने को गला के रख देते हो कि जब सुबह होंगे तो सुबह चने फूल जाएंगे पानी में और उसको खाएंगे। बादाम को फुला के रख देते हो, कुछ लोग दूध में फुला के रख देते हैं, कुछ लोग पानी में रख देते हैं ना, डिपेंड करता है किसमें आपको फुला के रखना है। तो जितनी भी चीजें अंकुरित है उसमें पाई जाने वाली शर्करा दोस्तों आपके माल्टोज शर्करा है। देखिए मधुमेह रोग से ग्रसित व्यक्ति को अन्न या आलू अर्थात स्टार्च युक्त भोजन के स्थान पर माल्टोज शर्करा दिया जाता है। देखिए जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाता है ना, उसको डॉक्टर बहुत कुछ मना करता है। डॉक्टर बोलता है चाय तो नहीं पीना है, आलू भी नहीं खाना है, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च क्या है? बड़ा दिक्कत है, ये भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देगा। तो डॉक्टर क्या कहता है कि अगर आपको डायबिटीज हो गया है और आपको एनर्जी चाहिए, एनर्जेटिक चीज़ें चाहिए, तो आप माल्टोज ले सकते हैं। माल्टोज में आप अंकुरित चने ले सकते हैं, थोड़ा बहुत सोयाबीन ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बॉडी के लिए क्या रहेगी? फिट रहेगी, अर्थात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो इसलिए डॉक्टर सलाह देते हैं। ठीक है, चलिए वहीं दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड के बारे में। डाइसेक्राइड में आता है लैक्टोज। लैक्टोज के बारे में बता चुका हूं कि इसे दूध शर्करा कहते हैं, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। माता के दूध में लैक्टोज की सबसे ज्यादा मात्रा पाई जाती है। माता के दूध में पाई जाने वाली जो मिल्क होता है ना माता का, उसमें कौन शर्करा पाई जाती है? उसमें लैक्टोज पाई जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, जो माता का जो स्तनपान जो माता कराती है, क्या कराती है? स्तनपान। जो अपने छोटे बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उस दूध को हम खीस कहते हैं। क्या कहते हैं? खीस कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर बोलता है एक माँ से, क्योंकि माँ को कहा जाता है कि अगर माँ अपने बेटे को स्तनपान कराएगी तो उसका बच्चा स्वस्थ और ताकतवर रहेगा। उसका रीज़न ये है कि माता के दूध में इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, विटामिन, खनिज, प्रोटीन वगैरह सब, जो एक स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आप कृत्रिम रूप से मार्केट से जो दूध लेकर आएंगे उसमें नहीं मिलेगी। इसलिए कहा जाता है कि माता को ही अपने बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। ठीक है, उस दूध को हम खीस के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि दूध से दही के निर्माण में अगर हम दूध रख देते हैं रात्रि में, जब दूध रख देते हैं और मान लीजिए दूध में आप लोगों ने 1 चम्मच दही डाल दिया, है ना, ये नींबू निचोड़ दिया,
या कुछ भी डाल दिया जिससे दूध फट जाता है और दूध दही के रूप में निर्मित कर लेता है। किसके रूप में? दही के रूप में चला जाता है। तो जब दूध से दही बनता है तो दूध से दही बनने के लिए जो हम 1 चम्मच क्या डालते हैं? दही डालते हैं, मठा डालते हैं, छाछ जिसे आप बोलते हैं। उसमें जो आपके बैक्टीरिया पाए जाते हैं उन बैक्टीरिया को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लैक्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, दूध से दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस जो होते हैं, ये लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। तो लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देते हैं? लैक्टिक एसिड में चेंज कर देते हैं। तो देखो दोस्तों, दूध में पाई जा रही है अभी क्या? लैक्टोज। क्या पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। आपने 1 चम्मच दही डाल दिया, दही डाला तो उसमें चले गए लैक्टोबैसिलस, दही में थे वो, दही वाले लैक्टोबैसिलस दूध में गए, दूध को उन्होंने फटा दिया, मतलब नष्ट, मतलब चेंज कर दिया। फाटन जानते हो? हाँ, दूध को हम रख देते हैं ना रात्रि में, सुबह तक दही बन जाता है। तो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा को इस लैक्टोबैसिलस ने क्या कर दिया? दही में चेंज कर दिया। अब दही में क्या पाया जाएगा? दही में पाया जाएगा दोस्तों लैक्टिक एसिड। क्या पाया जाता है दोस्तों? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो देखिए ये लिखा है, दूध से दही के निर्माण में लैक्टोबैसिलस लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार दोस्तों दूध से दही का निर्माण हो जाता है। ठीक, चलिए अब दोस्तों हमें पढ़ना है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है? पॉलीसेकेराइड के बारे में दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि पॉलीसेकेराइड में दोस्तों 9 से ज़्यादा, तो 9 से ज़्यादा मतलब 10 से करोड़ों की संख्या में, 10 से करोड़ों की संख्या में क्या पाए जाते हैं? अणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? अणु पाए जाते हैं। तो अब आप ये बताओ, अब ये जो पॉलीसेकेराइड है ना, ये आप इसको ऐसे समझो, आप इसको इंटरव्यू की अवस्था समझो। मतलब कि अगर कोई पॉलीसेकेराइड टूटेगा तो किसमें टूटेगा? डाइसेकेराइड में टूट सकता है कि नहीं टूट सकता? बिल्कुल सर, टूट सकता है। अगर कोई मोन जो ये है आपके पॉलीसेकेराइड, ये पॉलीसेकेराइड जब ये टूटेगा तो पॉलीसेकेराइड मान लीजिए हो सकता है कि डाइसेकेराइड में टूट जाए, और ये जब डाइसेकेराइड फिर से टूटेगा किसमें? मोनोसेकेराइड में। तो सिंपल सी बात है कि जितने भी पॉलीसेकेराइड हैं वो अंततः मोनोसेकेराइड ही बनेंगे। क्या बनेंगे? अंततः मोनोसेकेराइड ही बनेंगे। कुछ का पाचन मानव कर लेता है, कुछ का पाचन मानव नहीं करता है, कुछ मानव के शरीर में पाए जाते हैं, कुछ मानव के शरीर में नहीं पाए जाते। तो आइए चर्चा करते हैं कौन कौन से पॉलीसेकेराइड हैं। दोस्तों देखिए, पॉलीसेकेराइड की बात कर लेते हैं। तो पॉलीसेकेराइड क्या है? सिंपल सी बात है कि अनेक मोनोसेकेराइडों से मिलकर पॉलीसेकेराइड बना है। जैसे एक और एक मिलकर डाई बन गया था। डाई में कितने थे? 2 से 9 के बदले थे। अब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में क्या आ गए हैं? मोनोसेकेराइड आ गए हैं। जब लाखों की संख्या में मोनोसेकेराइड आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो उसे हम कहेंगे पॉलीसेकेराइड। और इस पॉलीसेकेराइड को मान लो हमने तोड़ दिया तो ये वापस से मोनोसेकेराइड हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि इस पॉलीसेकेराइड का निर्माण अनेक मोनोसेकेराइड से हुआ है। और मोनोसेकेराइड को क्या बोलते हैं? इसका फॉर्मूला है C6H11O5। क्या कहते हैं दोस्तों? C6H11O5 के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है मंड या स्टार्च। मंड या स्टार्च के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है पाचन तंत्र में मेरे से कि मानव के मुख में सबसे पहले स्टार्च का पाचन होता है। याद है? प्रोटीन का नहीं होता है ना? पढ़ा होगा। प्रोटीन का पाचन कहाँ से होता है? स्टमक से होता है, अमाशय से होता है। और पूर्ण रूप से प्रोटीन कहाँ बसता है? छोटी आंत में बसता है। तो याद रखिएगा, जब ये मंड स्टार्च जो है किसमें पाया जाएगा दोस्तों? ये पाया जाएगा गेहूं में, चावल में, आलू में। गेहूं, चावल, आलू को कभी खाएंगे मीठा लगता है ना? क्यों लगता है? क्योंकि इसमें स्टार्च पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? स्टार्च पाया जाता है। तो अब ये बताओ कि जब ये स्टार्च टूटेगा तो किसमें टूटेगा? किसमें टूटेगा? जब ये स्टार्च टूटेगा तो किसमें टूटेगा? सर अभी आपने बताया है कि स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है। और अभी आपने बताया कि पॉलीसेकेराइड मोनोसेकेराइड से मिलकर बना है। तो जब ये सब चीजें टूटेंगी, स्टार्च टूटेगा तो किसमें टूटेगा? मोनोसेकेराइड में टूटेगा। किसमें टूटेगा? मोनोसेकेराइड में टूटेगा। और आपको पता है कि मोनोसेकेराइड में ही पाया जाता है ग्लूकोज। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज पाया जाता है। पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? इसीलिए डायबिटीज वाले व्यक्ति को मना करते हैं कि चावल मत खाना, आलू मत खाना ज्यादा। समझ में आया ना? भले ये पॉलीसेकेराइड में है, वो शरीर के अंदर जाएगा, शरीर क्या करेगा? तोड़ ताड़ के ग्लूकोज में चेंज कर देगा, क्योंकि अंततः बनना ग्लूकोज ही है। क्योंकि पॉलीसेकेराइड मिलकर बना है मोनोसेकेराइड से। खा लोगे पॉलीसेकेराइड के रूप में, पर शरीर के अंदर जाकर ना शरीर की पूरे जो हिस्से हैं उसको तोड़ ताड़ के किस में कर देंगे? ग्लूकोज में कर देंगे, और ऑटोमेटिक डायबिटीज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ये बात समझ में आ गया ना कि क्यों मना करते हैं कि भैया डायबिटीज वाले व्यक्ति को चावल आलू नहीं खाना है? आई बात समझ में?
चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब देखो दोस्तों, मैंने लिख दिया है, स्टार्च का पाचन का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। जो मैं बोलता हूं वो अंतिम लाइन में लिखा है। देखो, स्टार्च के पाचन मतलब जब स्टार्च पच जाएगा तो अंतिम रूप से ग्लूकोज में टूटेगा, अर्थात मनुष्य भोजन के रूप में स्टार्च का उपयोग कर सकता है, क्योंकि स्टार्च हमारे शरीर में अंततः किस में टूटेगा? कमेंट सेक्शन में आंसर दो सभी लोग, जितने लोग बैठे हुए हैं, कि मानव शरीर में जब स्टार्च जाएगा तो किस में टूटेगा, किसके फॉर्मेशन के रूप में टूटेगा? फ्रक्टोज के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, किसके रूप में? बताइए जल्दी से कमेंट सेक्शन में, बताओ बताओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल मेरे पास आंसर आ चुका है, बहुत ही शानदार। किसमें? ग्लूकोज के रूप में, बिल्कुल राइट, बिल्कुल। देखो लिखा हुआ है यार दोस्तों, मैं कोई बड़ी बात नहीं पूछ रहा हूँ कि आप कंफ्यूज हो जाए, बिल्कुल इधर उधर देखने लग जाए ना। अपने को देखना केवल ग्लूकोज के रूप में टूटेगा। तो समझ में आ गया ना कि डायबिटीज वाले व्यक्ति को क्यों मना करते हैं? डायबिटीज वाले व्यक्ति को इसलिए मना करते हैं कि आप स्टार्च तो खा लोगे पॉलीसेकेराइड के रूप में, वो अंततः शरीर में जाके टूट जाएगा किसमें? ग्लूकोज के रूप में। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का जो स्वभाव है, किसी व्यक्ति ने, बच्चे ने ठान लिया कि मेरे को नहीं पढ़ना है, अब पिताजी इसको बोल रहे हैं नहीं तुम पढ़ो, अब पिताजी आ गए, पिताजी के सामने पढ़ रहा है, पर वो दिखावटी पढ़ रहा है, पॉलीसेकेराइड आ गया, जैसे ही पिताजी जाए किताब बंद कर देगा, वो ग्लूकोज में आ गया। तो स्टार्च भी क्या है? स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, शरीर के अंदर जाएगा अपने असली रूप में जाएगा, ग्लूकोज के रूप में आएगा, तो डॉक्टर मना कर रहा है इसीलिए। एक बात और समझिएगा यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप पादपों में बना अतिरिक्त ग्लूकोज बीजों और फलियों में स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में संग्रहित हो जाता है। मतलब जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो ग्लूकोज होता है वो किसमें संग्रहित होता है? बीज और फलियों में संग्रहित हो जाता है। किसमें? बीजों और फलियों में संग्रहित हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, मधुमेह रोग के व्यक्ति को स्टार्च का उपयोग नहीं कर पाते। अभी मैंने बता दिया कि भैया डायबिटीज वाले स्टार्च का उपयोग नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? स्टार्च बहुत हानिकारक है। स्टार्च पहले किस में टूटेगा? मोनोसेक्राइड में टूटेगा। मोनोसेक्राइड किस में टूटेगा? पॉलीसेक्राइड में टूटेगा। ठीक है, तो मधुमेह रोग के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें स्टार्च का पाचन करने के लिए मना किया जाता है। एक बात और याद रखिएगा, जो कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल जानते हो, छोटे छोटे होते हैं, मान लो ऐसे करके कैप्सूल होता है, दवाइयों के रूप में आप इसका उपयोग करते हैं। कैप्सूल का जो बाह्य आवरण होता है, मतलब जो ये बाहरी वाली जो लेयर होती है ना, ये बाहरी वाली जो लेयर होती है, कभी आपने कैप्सूल को लिया होगा तो देखना कैप्सूल बहुत चिकनाहट वाला रहता है, बहुत मतलब लुब्रिकेट टाइप का उसकी बाहरी परत होती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कैप्सूल होता है उस कैप्सूल का बाह्य आवरण किसका बना होता है? उसका बाह्य आवरण स्टार्च का बना होता है। और दोस्तों पूछना नहीं है, पूछ चुका है, तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों चर्चा करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि स्टार्च में आयोडीन विलय करने पर उसका रंग काला हो जाता है। यदि हमें स्टार्च का परीक्षण करना है, किसका परीक्षण करना है? स्टार्च का परीक्षण करना है। तो स्टार्च का परीक्षण करने के लिए, इसका परीक्षण करने के लिए, स्टार्च का परीक्षण करने के लिए हमें क्या मिलाना पड़ेगा? हमें मिलाना पड़ेगा आयोडीन। क्या मिलाना पड़ेगा दोस्तों? आयोडीन मिलाना पड़ेगा। और अगर हमने आयोडीन मिला दिया, अगर हमें पता करना है कि वास्तव में ये स्टार्च है कि नहीं है, अगर हमने उसमें आयोडीन डाल दिया तो स्टार्च का रंग काला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। तो इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि स्टार्च के परीक्षण में अगर हमने आयोडीन को डाल दिया तो हमें पता चल जाएगा उसका रंग काला है, तो पता चल जाएगा कि वो स्टार्च है कि नहीं है। ठीक है, कैप्सूल किसका बना होता है? किसका बना होता है दोस्तों? कैप्सूल, कैप्सूल बना होता है दोस्तों स्टार्च का। कैप्सूल का बाह्य आवरण स्टार्च का बना होता है, बाह्य आवरण। ठीक है, बाह्य आवरण का तात्पर्य होता है बाहरी वाली लेयर। ठीक, एक बात और याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, पॉलीसेकेराइड का। तो ये किसके रूप में आता है? स्टार्च के रूप में आता है। ठीक है, और जो डायबिटीज वाले व्यक्ति होते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट को ये खाने के लिए मना किया जाता है, क्योंकि ये हानिकारक होता है, क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देगा। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं पॉलीसेकेराइड के बारे में, पॉलीसेकेराइड में ग्लाइकोजन हम पढ़ेंगे, पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं स्टार्च के बारे में। एक क्वेश्चन आया है यहाँ पर, सर एक डाउट है कि माल्टोज भी तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में टूट जाता है, फिर डॉक्टर डायबिटिक पेशेंट को माल्टोज नहीं देते।
डॉली जी कह रहे हैं कि सर माल्टोज डायबिटीज वाले व्यक्ति को देंगे कि नहीं देंगे। प्रश्न बड़ा अच्छा पूछा है इन्होंने कि सर डायबिटीज वाले व्यक्ति को फिर हम माल्टोज क्यों दे रहे हैं। क्योंकि मैंने बताया कि माल्टोज में कम शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कम शुगर पाई जाती है। कम शुगर होती है उसमें, किसमें? माल्टोज में। ठीक है। और दूसरा रीज़न ये है कि ये अंकुरित चीज़ें होती हैं। अंकुरित चीज़ों के कारण क्या होता है कि जब जैसे मान लीजिए आपने चना को पानी में फुला दिया, चना हो गया क्या? फूल गया। तो उसके अंदर क्या चला गया? वाटर का स्पेस ज़्यादा चला गया। अंकुरित चीज़ें तभी तो उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? अंकुरित चीज़ें तभी तो उपयोग करते हैं कि उसके अंदर पानी चला गया। अब वो हमारे लिए उतना मीठा नहीं है जितना पहले मीठा था। समझ में आ गया आप लोगों को कि हम इसीलिए अंकुरित चीज़ों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अंकुरित चीज़ें फाइबर युक्त हो जाती हैं। अगर आप चना को फुला दोगे तो चना 4-5 दिन के बाद उसमें रेसे हल्के हल्के बाहर निकल आते हैं, सोयाबीन में हल्के हल्के रेसे निकल आते हैं। और फाइबर युक्त जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसीलिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं खाने के लिए। उसका लॉजिक समझिए। लॉजिक ये है कि वो फाइबर युक्त हो जाते हैं। वो फिर केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं बचते हैं, उनमें फाइबर का भी गुण आ जाता है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। किसके बारे में? ग्लाइकोजन में। ये पॉलीसेकेराइड है। ये कहाँ संचित होता है? ये आपके लीवर और मांसपेशियों में संचित होता है। कहाँ संचित होता है? लीवर अर्थात मांसपेशियां। लीवर मतलब लीवर होता है, मांसपेशियां मतलब मांसपेशियां होता है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, आपके शरीर में जैसे ग्लूकोज जाएगा, इस ग्लूकोज को इंसुलिन हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स दोस्तों? इंसुलिन हार्मोन्स। क्या कर देता है ये हार्मोन्स? ये इंसुलिन हार्मोन जो है आपके ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है? ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि आप एक बीमारी से मुक्त हो जाते हैं जिसका नाम है डायबिटीज, है ना। किससे मुक्त हो जाते हैं? डायबिटीज से बच जाते हैं। डायबिटीज नहीं होगा। पर जैसे आपने जिस दिन भोजन नहीं किया, आपने जिस दिन भोजन नहीं किया, और जब भोजन नहीं किया है तो अब आपके शरीर को ग्लूकोज तो चाहिए, क्योंकि ग्लूकोज हमें क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। अब जिस दिन आपके पास ग्लूकोज की मात्रा नहीं है, शरीर में भोजन गया ही नहीं, तो ये वापस से जो ग्लाइकोजन है कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ग्लाइकोजन है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें दोस्तों? ग्लूकोज में। किसमें टूट जाएगा? ग्लूकोज में टूट जाएगा। जैसे कि समझिए आपके घर में दो चीजें होती होंगी। आपकी मम्मी एक छोटे से डिब्बे में दाल को निकाल लेती होंगी। आप एक मार्केट में पिताजी दाल लेकर आए, एक बोरी से दाल को निकाल कर एक डिब्बे में भर लिया। अभी रेगुलर आपके भोजन घर में बनेगा इस डिब्बे से। पर जैसे इस डिब्बे की दाल खत्म होगी, फिर आपकी इस माता जी इस क्या करेंगी? इस बोरी से दाल को निकाल लेंगी। सेम इसी प्रकार हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में एनर्जी चाहिए तो ग्लूकोज के रूप में एनर्जी मिलती है। अत्यधिक अगर मात्रा में एनर्जी चली गई, ग्लूकोज चला गया, तो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइकोजन में। कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन्स है। क्या है दोस्तों? हार्मोन्स है। कहाँ से निकलता है? पेनक्रियास से निकलता है। पेनक्रियास से, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय में भी कहाँ से निकलता है? बीटा कोशिकाओं से। कहाँ से दोस्तों? बीटा कोशिकाओं से। तो ये क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है, जिससे कि आपको डायबिटीज ना हो। पर जिस दिन आपने भोजन नहीं किया उस दिन आपके शरीर में ग्लूकोज कम हो गया, तो आपके शरीर को एनर्जी तो चाहिए ना, तो इसने क्या कर दिया? इसने ग्लाइकोजन को वापस से कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज में। तो इस प्रकार आपका शरीर निरंतर एनर्जी प्राप्त कर रहा है। क्लियर सभी को? बहुत बेसिक सी चीजें हैं, समझ जाएंगे तो बन जाएंगी। तो याद रखिएगा यही चीजें लिखा हुआ है। देखिए, यकृत में संचित ग्लाइकोजन अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित ग्लूकागोन हार्मोन्स की मदद से ग्लूकोज में परिवर्तित होकर उपवास में ऊर्जा प्रदान करता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो गया था तो अग्नाशय ने क्या निकाल दिया था? अग्नाशय ने बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन निकाला। तो जो ग्लूकोज है ग्लाइकोजन में चेंज हो गया। पर जब आपने भोजन नहीं किया, अब आपका क्या करेगा? ये अग्नाशय वापस से क्या करेगा? एक हार्मोन्स निकालेगा जिसका नाम है ग्लूकागोन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? ग्लूकागोन हार्मोन्स। इसका काम क्या है? इसका काम है कि तुम कन्वर्ट कर दो किसको? ग्लाइकोजन को। किसमें? ग्लूकोज में। क्यों कर दो? क्योंकि शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है। क्या हो रही है? ग्लूकोज की मात्रा कम हो रही है। समझ में आ गया यहां तक की बात सभी को? ठीक, चलिए। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, पहले ही मैंने आपसे यहाँ पे चर्चा की थी कि जो मानव शरीर है, इस मानव शरीर में मानव शरीर का 1% भाग जो है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना है। ये हमने पहले भी चर्चा कर ली थी आपसे। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, अंतिम पॉइंट है सेलुलोज। मैंने आपको पढ़ाया डाइजेशन सिस्टम में कि सेलुलोज का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है।
है ना। सेलुलोज का पहले हमारे शरीर में पाचन हुआ करता था जब हम आदि मानव काल में रहते थे। आदि मानव काल में हमारे शरीर में हम लोग पत्तियां वगैरह खाते थे तब हो जाता था। आज हम लोग भोजन करते हैं, आज हम लोग अच्छी अच्छी भोजन में चीज़ें करते हैं, जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट लिया, प्रोटीन लिया, वसा लिया। तो जब हमारे पास आदि मानव काल में हमारे पास सेलुलोज के पाचन करने की अपेंडिक्स हुआ करती थी। अपेंडिक्स के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ, अच्छा खासा, अगर आपको याद होगा। तो सेलुलोज को पाचन करने के लिए हमारे शरीर में अपेंडिक्स तो होती थी, पर आज अपेंडिक्स क्या है, एक अवशेषी अंग के रूप में है। किसके रूप में है, अवशेषी अंग के रूप में है। ठीक है, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो याद रखिएगा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ जो है सेलुलोज है। मतलब प्रकृति की हम बात कर लेते हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की जो छाल होती है, अगर किसी पेड़ को देखिए, उस पेड़ की जो छाल होती है वो छाल किससे निर्मित होती है, वो छाल आपकी निर्मित होती है सेलुलोज से। कभी आप लोगों ने देखा होगा, बहुत पुराना पेड़ हो जाता है, उसकी छाल निकलने लग जाती है, पेड़ जो है अपनी छालों को बाहर निकालने लग जाता है। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने हाथों की जो रोमा नहीं होती उसको निकालते हैं, सफाई करते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी अपनी सफाई करता है। तो पेड़ ने क्या कर दिया, अपनी सफाई के रूप में अपनी जो बाहरी परत है वो बाहरी परत छोड़ने लग जाता है। तो वो बाहरी परत किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। जिसमें गाय वाय में, गाँव में देखा होगा कि गाय जो है उसी में, उसी पेड़ के खटुए में अपने मूड को ऐसे रगड़ती है, अपने शरीर को रगड़ती है, देखा होगा ना। तो इसी में रगड़ती है, किसमें, सेलुलोज में। तो किससे निर्मित होती है दोस्तों, वो सेलुलोज से निर्मित होती है। तो पौधों की सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। एग्जाम का क्वेश्चन है, लगाओ 3 स्टार इस क्वेश्चन में। ठीक दोस्तों, अगर हम बात कर लेते हैं, आपको पता है कि हमारे कपड़े जो बनते हैं वो किससे बनते हैं, जो हम कपड़े वस्त्र पहनते हैं ये भी तो हमारे पेड़ पौधे से निर्मित होते हैं। बचपन में हमने पढ़ा है। हमारे जो कागज बनते हैं वो किससे बनते हैं, वो भी हमारे कागज भी किससे बनते हैं, पेड़ पौधे से बनते हैं, लकड़ियों से बनते हैं। लकड़ियों को काट कर हम पेड़ पौधों का निर्माण, उसका निर्माण करते हैं, कागजों का। तो लिखा है देखिए, रेयान। रेयान की अगर हम बात कर लेते हैं, ये क्या है, जिसका उपयोग हम कपड़ों में करते हैं। कपास की बात कर लेते हैं, ये भी हमारे लिए कपड़ों का इंपॉर्टेंट है। तो सेलुलोज और एनओएच के साथ क्रिया करके इसका निर्माण करते हैं। तो जो रेयन है, कपास है, अगर हम देखिए कई बार हम आर्टिफिशियल कपास बनाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के नागदा, उज्जैन में है आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से रेशम बनाने का कारखाना आप लोगों ने एमपी में पढ़ा होगा, है ना। तो इसका जो निर्माण करते हैं किसके रूप में करते हैं, सेलुलोज के रूप में ही करते हैं। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं शाकाहारी जानवर, शाकाहारी जानवर में सेलुलोज का पाचन होता है। गाय वाय को देखेंगे तो गाय वाय जो है सेलुलोज का पाचन कर लेती है, इसलिए गाय वाय को आप देखोगे तो ये क्या करती है, घास फूस खाती है। मानव नहीं खा सकता, मानव के रूप में अपेंडिक्स थी, अब नहीं है, मतलब है पर उतना पाचन नहीं कर रही है। तो याद रखिएगा, शाकाहारी जानवरों की दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, शाकाहारी जानवरों में सेलुलोज का पाचन होता है। फिर दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं काइटिन, काइटिन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट, देखिए, जो भी अगर हम काइटिन की चर्चा करते हैं, काइटिन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ईस्ट है अर्थात मशरूम है, जो आपके ईस्ट और मशरूम, मतलब मशरूम की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी, बहुत मिलता है क्या, प्रोटीन, मशरूम में प्रोटीन अच्छा मिलता है, अच्छा खासा। तो याद रखिएगा, ईस्ट और मशरूम जैसे कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, जो सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। अर्थात काइटिन क्या होती है, पॉलीसेकेराइड होती है। क्या होती है काइटिन की, अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो काइटिन क्या होती है, ये पॉलीसेकेराइड होती है। ठीक है, क्या होती है, काइटिन जो है पॉलीसेकेराइड होती है। अच्छा एक बात समझो नॉर्मल तरीके से, मछली को देखा है, मछली को कभी, कि मछली की जो बाहरी परत को क्या करते हैं, जो मछली बेचने वाले होते हैं उसकी बाहरी परत को, जो शरीर का हिस्सा है उसको काट देते हैं, निकाल देते हैं काट कर। वो किसकी बनी होती है, मछली की बाह्य परत भी काइटिन से निर्मित होती है। किससे निर्मित होती है, काइटिन से निर्मित होती है। तो इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करते हैं, कभी आपने काकरोच को देखा होगा, उसकी जो बाहरी परत होती है कठोर टाइप की होती है, काकरोच, तिलचट्टा, काकरोच की इंग्लिश में क्या बोलते हैं, काकरोच ही बोलते होंगे ना, है ना, हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। तो जो दोस्तों उसकी बाह्य परत किसकी बनी होती है, उसकी बाह्य परत काइटिन की बनी होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए काकरोच की हो गई या मछली की बाह्य परत किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। कोशिका जो हमारे कवक होते हैं उनकी बाह्य परत किसकी बनी होती है, कवक मतलब क्या होता है, फंगस होता है, ठीक है, तो उसकी बाह्य परत किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। और काइटिन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। ये लिखा हुआ है कि काकरोच का बाह्य परत काइटिन अर्थात पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड से निर्मित होता है। अब दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एक चीज आप और याद रखिएगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अगर दोस्तों कभी आपसे पूछे ना कि पशु शर्करा किसे कहते हैं, पशु, कभी आपसे पूछे कि पशु शर्करा किसे कहते हैं, तो पशु शर्करा हम कहते हैं ग्लाइकोजन को। लिख लीजिएगा कॉपी में, किसे कहते हैं, ग्लाइकोजन को। पशु शर्करा पूछे तो पशु शर्करा हम कहते हैं ग्लाइकोजन को, अर्थात पशुओं में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है उसे हम ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं। ठीक अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कुछ बिंदु है जो हम पढ़ लेते हैं।
भारतीय भोजन में कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व की प्रधानता होती है, अर्थात लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन स्टार्च नामक कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अगर हम लंबे समय तक क्या कर रहे हैं, कसरत वगैरह कर रहे हैं, तो हमें स्टार्च वगैरह लेना चाहिए। हमें आपके चावल, दाल, रोटी, सब्जी, इन सब चीज़ों का सेवन करना चाहिए। खास करके सब्जी तो नहीं, पर हाँ जो आपके गेहूं वगैरह है उसमें अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। फिर वहीं दोस्तों हमने बात किया है नाभिकीय अम्ल, मतलब जिसे हम बोलते हैं डीएनए, डी ऑक्सी राइबो शर्करा, और आरएनए जिसे हम बोलते हैं राइबो शर्करा। ये भी किसका हिस्सा है दोस्तों, ये भी आपके कार्बोहाइड्रेट का हिस्सा है। इसके बारे में मैं अभी चर्चा कर चुका हूँ। और कैसी शर्करा है, तो ये दोनों दोस्तों मोनोसेकेराइड है। कैसी है, मोनोसेकेराइड है। कभी एग्जाम में पॉलीसेकेराइड मत लगा देना, पीपीटी में हम लिखवा देंगे किनारे आपको, जिससे कि आपको पढ़ते समय इस बात का याद रखें कि ये मोनोसेकेराइड है। कैसी है, मोनोसेकेराइड शर्करा है। ठीक है। शरीर में शुगर लेवल अर्थात रक्त शर्करा या ग्लूकोज का जो स्तर है, ये मिलीग्राम डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। किसमें मापते हैं, जो शरीर में शुगर है ना, कि शुगर कितना है, डायबिटीज कितनी है, तो उसको किसमें मापते हैं, मिलीग्राम अर्थात डेसिबल में मापा जाता है। वही दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं, अब कई बार आप लोग देखो समोसे वगैरह वाले के पास जाओगे, तो वो क्या करता है कि आपने एक बार समोसा देखा कि एक बार उसने समोसा निकाला, अब रात्रि में जैसे हुआ तो कढ़ाई का तेल घर ले गया, कल वो आएगा जिसमें कल समोसा तला है, उसी समोसा के तेल में वापस से एक नया समोसा आज तल देगा। आपने वो खाया, 4-5 दिन बाद देखोगे कि वो तेल एकदम काला हो जाता है। ठीक है। दुकानदार ने तो अपना प्रॉफिट कमा लिया और आपको निपटा दिया, क्योंकि क्योंकि आपके शरीर में बेंजोपाइजिन चला गया। यह बहुत हानिकारक होता है। तो याद रखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन होता है, इस भोजन को अगर आप बार बार तेल में तलेंगे तो इससे कैंसर नामक जो पदार्थ है बेंजोपाइजिन का निर्माण होता है, और बेंजापायरिन जो है मानव शरीर में प्रवेश कर जाता है और कैंसर को जन्म देता है। तो ये थोड़ा सी बात को याद रखिए। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी में आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, है ना, और कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए आपको पता नहीं चलेगा। अब दोस्तों प्रोटीन, उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। तो एक बार जो हमने पढ़ा ये थोड़ा सा शॉर्ट में रिवीजन कर ले, क्या कहते हो। हमने चर्चा की मोनोसेकेराइड के बारे में, डाइसेकेराइड के बारे में, और पॉलीसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड के बारे में चर्चा की कि मोनोसेकेराइड में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो क्या है, ग्लूकोज है दोस्तों। ग्लूकोज के बारे में बताया कि ग्लूकोज हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। ग्लूकोज की मात्रा शरीर में अगर हो जाएगी तो डायबिटीज नामक बीमारी हो जाएगी। डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए पैनक्रियाज इंसुलिन का स्त्रावण करता है। इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। और जब हम व्रत वगैरह रहते हैं तो क्या होता है, व्रत के दौरान ग्लाइकोजन वापस से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोन में, किसमें, ग्लूकोज में। और इसमें एक हार्मोन्स की बहुत बड़ी भूमिका है, उसको बोलते हैं ग्लूकागोन हार्मोन्स। क्या कहते हैं दोस्तों, ग्लूकागोन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। फिर दोस्तों हमने बताया कि मोनोसेकेराइड जो है आपस में मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे डाइसेकेराइड मिल जाएंगे। अगर ये 9 से ज़्यादा हो गए तो ये पॉलीसेकेराइड का निर्माण कर लेंगे। मतलब सिंपल सी बात है कि पॉलीसेकेराइड फाइनली किस में टूटेगा, मोनोसेकेराइड में टूटेगा, और डाइसेकेराइड किस में टूटेगा, ये भी मोनोसेकेराइड में ही टूटेगा। मतलब आप कार्बोहाइड्रेट में कुछ भी खा लीजिए, चाहे आप डाइसेकेराइड ले लीजिए, आप पॉलीसेकेराइड ले लीजिए, मोनोसेकेराइड लीजिए, अंततः है वो किस में टूटने वाला है दोस्तों, वो अंततः ही आपके टूटने वाला है मोनोसेकेराइड में। ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों हमने बहुत सारी चर्चा कर ली कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। दूध में कौन से शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा होती है, जो दूध को मीठा बनाती है। इसके साथ साथ जो हमारे अंकुरित चने वगैरह होते हैं उसमें कौन शर्करा होती है, अंकुरित चनों में माल्टोज, माल्टोज शर्करा, है ना। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात कर लेते हैं कि आपके जो गन्ना वगैरह हो गया, ईख वगैरह हो गया, उसमें भी शर्करा पाई जाती है। जो दोस्तों आपके अंगूर, अंगूर के बारे में मैंने प्रॉपर आपको बताया है, अंगूर में आपके ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है, जिसे हम ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। फिर हमने आपको टेबल शर्करा पढ़ाई। तो हमने आज फाइनली कार्बोहाइड्रेट पढ़ लिया है। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। डाइजेशन सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, पीडीएफ आपकी अपलोड कर दी जाएगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। डाइजेशन सिस्टम की पीडीएफ आप ले लीजिएगा। इसकी पीडीएफ जैसे ही सेक्टर आपका प्रोटीन कंप्लीट होगा, इसकी भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो हैंड टू हैंड जो चीज़ें पढ़ी हैं कॉपी में तो नोट डाउन कर ही रहे हैं, पीडीएफ मिल जाएगी, उससे एक बार और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपको एक भी फैक्चुअल चीज़ें नहीं छूटेंगी। पढ़ते चलिए, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होगा टेस्ट होगा, और टेस्ट आपको शिद्दत से देना है। ठीक है। हाँ पीडीएफ आपको दे देंगे, पीडीएफ देने के हमने पहले बोल दिया है। ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी, केवल आपको पढ़ना है। और जो विद्यार्थी मेरे से पढ़ रहे हैं लंबे समय से, उनको पता है मेरे बारे में, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोगों ने इतने लंबे समय तक मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। और
जय हिंद। सब चीज़ें होंगी, समय के साथ होंगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।